तो बहुत नाम हुआ करता था कॉलेज ऑफ आर्ट का। हारना नहीं है, झुकना नहीं है, अपना लक्ष्य निश्चित करो और उस पर चलते चले जाओ। अभी जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस फील्ड में आगे करियर बनाना कितना मुश्किल है? अपर क्लास के तो बाहर होते हैं। पुस्तक मिली गीता। पिकासो ने कहा था गरीबी मुझे भी पसंद है, लेकिन इसकी जो कीमत चुकानी पड़ती है वो मैं चुका नहीं सकता। प्रोसेस क्या होता है सर किसी भी नई पेंटिंग को शुरू करने का? देख, मुझे ड्रिंक करना ही नहीं आया पर मैंने काफी कोशिश की, चलो यार देखते हैं, ड्रिंक करके देखते हैं। क्या उसके लिए वो नशा बहुत जरूरी है एक आर्टिस्ट बनने के लिए? मुझे ये बता दी जहाँ पे मैं गलत हूँ उसी से मैं अपने आप को विड्रॉ कर लूँगा, और अगर सही हूँ चीज को फ्लेक्स किया है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, तो वो मुकेश अंबानी जी को बहुत पसंद आई क्या? और उन्होंने वो पेंटिंग खरीदी। सर आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा मुश्किल भरा समय कब रहा? तो इस तरह से मैं डरता तो था नहीं। किसी भी चीज को एकदम रियलिस्टिक दिखाना, तो क्या समय के साथ आपने इस चीज को तोड़ने की कोशिश नहीं करी? आर्टिस्ट पे इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए दुनिया के ऊपर। आपको कौन कौन से मास्टर्स अच्छे लगते हैं सर? आपको किसी चीज से डर लगता है सर? किसी चीज से नहीं। वो वहाँ पे गए और जब इनोग्रेशन करने लगे वहाँ पे हाथ लगाया तो कुछ भी नहीं। काम करें, लगातार करें, ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें, कहीं ना कहीं सफलता छिपी होगी। ये बात तो है सर, आपकी जर्नी बहुत कुछ सिखाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी आर्टिस्ट पॉडकास्ट में, पावर्ड बाय ओवल आर्ट स्टूडियो। मैं आपका होस्ट करणवीर। आज हम आपको ऐसे कलाकार से मिलवाने वाले हैं जिनके काम के लाखों मुरीद हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके काम की जो प्रशंसक हैं उनकी गिनती में एम.एफ. हुसैन साहब, एस.एच. रजा साहब लेके औद्योगिक फील्ड के मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन साहब, और उसके साथ साथ राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए कलाम साहब अपने करते हैं। और इनके काम में जब भी हम इनके काम को देखते हैं तो सच और झूठ यानी कि रियलिटी और भ्रम का, इन दोनों का डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना रियलिस्टिक काम करते हैं। और मैं इनके लिए बशीर बद्र साहब की एक गजल पढ़ना चाहूंगा क्योंकि इनको लिखने और पढ़ने में भी काफी रुचि है। तो मैं ये गजल शुरू करता हूँ। ये गजल उनको नजर करते हुए बशीर बद्र साहब ने लिखा है कि आंखों में रहा, दिल में उतर के नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर आऊंगा सब चौक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा तो सब चौक पड़ेंगे। एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे है नजर, आंखों में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे है नजर, आंखों में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरे कांटों से भरा बिस्तर नहीं देखा। तुमने मेरे कांटों से भरा बिस्तर नहीं देखा। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। पंक्तियां उनके जीवन से कहीं ना कहीं संबंधित रखती है और मैं बहुत प्रेरित हूं उनसे, उनके काम से। तो चलिए स्वागत करते हैं आर्टिस्ट विजेंद्र शर्मा साहब का। कैसे हो साहब आप? हाँ, मैं मजे में, बढ़िया। क्या बात है सर, आपकी हेल्थ कैसी है अभी? हाँ, एकदम एक्सीलेंट। अभी आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नजर आ रहे हो। मैं जब अपने स्टूडियो में होता हूँ एनर्जेटिक ही रहता हूँ। बहुत खूबसूरत स्टूडियो है सर, ये एक एक काम यहाँ पे देख के बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग हो रहा है मेरे लिए। धन्यवाद। बहुत रियलिस्टिक काम, मतलब हर चीज में इतनी डिटेल की नजर हट नहीं रही है। मैं एक फूल को भी देख रहा हूँ तो मैं बस देखता जा रहा हूँ कि कितनी डिटेल की गई हो यार इसमें। यार कितना काम दिया है, टाइम दिया है इस काम को करने में। सर इन सब के पीछे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन सब की चीज की शुरुआत कहाँ से हुई? अगर मैं बात करूं कि आपने पहला स्टेप जब भी सोचा होगा बचपन से कि किस उम्र में आके ये सहूलियत दी अपने आप को कि अब इस फील्ड में जाना मेरे लिए जरूरी है? देखिए, सबसे पहला मेरा जो परिचय हुआ जी आर्ट से वो हुआ लोक कला के थ्रू। जो ये हमारी माँ थी तो वो सांझी बनाया करती थी, दशहरे के समय सांझी बनाया करते थे दुर्गा माँ के। अच्छा। मिट्टी से बनाया करते थे, मिट्टी से उसको शेप बना के और फिर उसके ऊपर गेरुआ कलर, मैं पीली मिट्टी से पीला कलर, हाँ। और काला से काला, नील से नीला रंग, इस तरीके से वो बनाया करती थी। और वो जो होती थी सांझी उसको सजाया करती थी सब, और बनाने के बाद में फिर उसको गोबर से दीवार के ऊपर लगाया करती थी। अच्छा। तो वो मुझे इस समय याद है, वो मेरा ये कहिए कि सबसे पहला परिचय कला से ये था। और मुझे वो बहुत अच्छा लगा जी। ये दिल्ली में होता था ये? हाँ, दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में था उस समय। ये समझिए कब की बात है, बहुत पुरानी बात है। ईस्ट दिल्ली में यहाँ पे हम रहते थे।
तो इस वहाँ दिल्ली पे। में ही। हाँ उसके बाद फिर अपने स्कूलिंग के बाद कॉलेज और ये सब। हाँ, तो स्कूलिंग की, स्कूल भी हमारा ऐसा अच्छा था, एकदम प्राकृतिक था, वहाँ पे कोई रूम ही नहीं थे, काफी नहीं। लेकिन चारों तरफ ग्रीनरी थी, हरा भरा था, खेत थे वगैरह, और दीवारें भी नहीं थी स्कूल की। बस वहाँ पे एक चेयर थी और एक टेबल थी। पेड़ के नीचे पढ़ते। बाकी बच्चे अपना घास फूस में, अरे पढ़ना क्या, खेलते कूदते रहते। कोई वहां से छुट्टी लेके कोई नहर में जा रहा है, किसी नहा के आ रहा है, कोई तालाब में से कमल के फूल तोड़ के ला रहा है, तो कुछ किसी बाग में जाके कुछ फल तोड़ के ला रहे हैं, बेर तोड़ के ला रहे हैं। तो ऐसा था, तो प्राकृतिक था। पढ़ाई तो मतलब एक तरीके से ये था कि हाँ जी हम स्कूल जा रहे हैं, बाकी वो सब कुछ खुला मैदान था। क्या बात है सर। आपको कोई ऐसी शरारतें याद है उस वक्त की आपकी? देखो मेरा क्या था, मुझे पता था ये जो मेरे साथी हैं जी, स्टूडेंट हैं, वो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। मास्टर जी से जनरली मास्टर जी उधर जाते, वहाँ पे छुट्टी ले थोड़ी देर के लिए कि बाथरूम चले जाए, मास्टर जी कहते हैं ठीक है जाओ। अब बाथरूम क्या, वहाँ पे तो पूरा खुला ही था, कोई ये तो 3 थाने के बाथरूम बना हुआ है जी। तो वहाँ पे तो स्टूडेंट एक बार निकला तो निकल गया, फिर तो पूरी मीलों तक का चक्कर लगा के वो आते थे फिर जी। लेकिन मेरा क्या था, मैं देखता था ये कहाँ जाते हैं। कोई बाग में जा रहा है, तो कोई फल फूल तोड़ने, कोई नहर में जा रहा नहाने के लिए, कोई वहाँ पे तालाब भी थे कई बड़े बड़े। अच्छा। तो वहाँ पे उसमें कमल के फूल हुआ करते थे। क्या बात। अब वो तोड़ते तो मैं भी उनके साथ साथ लगा रहता था। तो बड़ा अच्छा एक प्राकृतिक था। पढ़ाई के नाम पे तो ऐसा कुछ था नहीं, बस यही था। पहली दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में यही चलता था। लेकिन उसमें जैसे कुछ सब्जेक्ट थे, जैसे हिंदी था, गणित था, तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट थे, उनमें चित्रकला भी थी। आपके पास जब से चित्रकला सब्जेक्ट था? तो मुझे सबसे अच्छा यही लगता था, चित्र बनाना ही सबसे अच्छा लगता था। क्या बात। तो बस मैं वहाँ पे जो हमारे स्कूल में होता है पेपर के ऊपर और मिट्टी कलर होते हैं, जिसको आज करके उसको प्योरीफाई करें तो वो पेस्टल कलर हो जाते हैं। अच्छा। तो उस समय वो मिट्टी कलर होते थे, थोड़े जैसे चौक टाइप के, ये कहते थे, कलरफुल चौक होती थी। तो ये था, तो उसे बनाया करता था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। बाकी वो जो स्टूडेंट थे वो उन पे बनता नहीं था, ना ही उनका शौक था, तो वो मुझे अपना काम दे दिया करते थे कि इसको भी बना दो। मैं खुश होकर बना, वो भी खुश हो, मैं भी खुश। मैं बना के खुश, वो बनवा के खुश। उनका भी काम हो गया। बहुत अच्छा शानदार समय गुजरा हमारा, मतलब प्रकृति की गोद में गुजरा हमारा समय। जी। फिर सर कॉलेज में जब आप, जैसे स्कूल के बाद कैसे इंट्रोडक्शन हुआ कॉलेज की तरफ? देखिए 5वीं क्लास तक तो प्राइमरी स्कूल जी, 6वीं क्लास तक फिर बड़े स्कूल में पहुंच गए। मतलब हायर सेकेंडरी का स्कूल था, उसको हम बड़ा स्कूल बोलते थे। हाँ, वहाँ पहुंच गए। तो वहाँ पे 6वीं 7वीं 8वीं क्लास तक हमारे पास ड्राइंग थी, उसके बाद ड्राइंग नहीं थी। अच्छा। 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तो ये मैंने अलग सब्जेक्ट से की, उसमें आर्ट वगैरह कुछ था ही नहीं। लेकिन मेरा ये था कि जहाँ पे मौका मिलता था वहाँ पे बनाने से चूकता नहीं था। मेरी जितनी भी कॉपी थी, नोटबुक थी, तो सबके पीछे पीले पन्नों पे ड्राइंग मिलती थी। क्या बात है। ये शायद हमेशा देखने को मिला है कि जो भी आर्टिस्ट से रिलेटेड, मतलब आर्टिस्ट बनना चाहता है, जिसके अंदर वो उमंग होती है बचपन से, वो पुरानी किताबें कॉपियां कुछ नहीं देखता, वो वहीं से शुरुआत करता है, वहीं से उसकी पहली कैनवस वही होते हैं। मुझे तो मतलब जरा सा मौका चाहिए, तो बस मैं तो सीधा बना दिया करता था। मतलब जैसे भारत का मैप है वो बना दिया करता था, मतलब जहाँ पे भी, तो एकदम परफेक्ट। बायोलॉजी थी, जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं, तो उसमें सपोज किसी मेंढक का बनाना है, किसी वनस्पति का बनाना, कुछ भी बनाना है, तो मैं बड़े अच्छे तरीके से बनाया करता था। बच्चे तो पेंसिल से बना के छुट्टी करते थे, मैं उसको पेंसिल से बना के फिर उसके अंदर कलर वगैरह भर के एकदम मतलब पेंटिंग वाला पेज लगता था। हाँ, तो मैं अपना शौक ऐसा पूरा करता था। फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक हमारे पास कोई ड्राइंग नहीं थी, लेकिन मैं जब भी छुट्टी मिलती थी, जैसे गर्मी की छुट्टी मिलती थी, 2 महीने की पड़ती थी, उसमें खूब पेंटिंग बनाया करता था। फिर दशहरे के आसपास की 10 दिन की छुट्टी पड़ती है, तो ऐसे जब भी छुट्टी हमें मिलती थी तो मैं तो खूब पेंटिंग बनाया करता था। और उससे मतलब शौक तो मुझे था ही, और प्रैक्टिस भी होती थी। सही बात है। तो ये बड़ा अच्छा समय गुजरा मेरा। तो सर जब उस वक्त आप करते थे काम, तो बच्चों के बीच में तो बड़ी वाहवाही होती थी। अरे बच्चों के बीच में, स्कूल में, मोहल्ले पड़ोस में वाहवाही होती थी।
मतलब मुझे ये नहीं कि मैं वाह के लिए करता, मुझे मेरे अंदर आपको खुद से पैशन था। पसंद था, मैं पैशन तो है वो। अपने पसंद की, अपने पैशन की वजह से मैं बनाया करता था। मुझे तो एक जबरदस्त वो थी, एक बनाने की भूख थी जी। अच्छा लगता था मुझे वो बनाना। सही बात है। हाँ सर कभी आपने इस चीज को बचपन के दौरान ही अगर मैं बात करूं कि इस चीज को फ्लेक्स किया है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए? देखो मुझे याद है अभी भी कि हमारा जो घर था वो खुले खुले घर थे, दूर दूर कहीं कहीं बने हुए थे। तो हमारे घर में एक पेड़ था जी। तो उसके ऊपर मैंने एक बार एक चित्र बनाया और उसके ऊपर हैंग कर दिया। क्या कहते हैं, पहली प्रदर्शनी मेरी वो थी। अरे वाह। तो उसको आते जाते लोग देखते थे कि यार ये किसने बनाया, ये किसने बनाया। तो फिर ज्यादा कि भाई उस गली में वो लड़का रहता है, उसको पेंटिंग का शौक है, वो उसने बनाया है। क्या बात है। तो ये था, तो ऐसे पहला वो था मतलब समाज के सामने प्रदर्शन। मम्मी पापा खुश थे? उनको लगता था कि ठीक है, इसको पेंटिंग बनाने का शौक है, चित्र बनाता रहता है, बनाने तो स्कूल का ही तो है, स्कूल का एक सब्जेक्ट है, तो ठीक है। तो लेकिन मेरे अंदर का वो जुनून था। जब मैं छोटा था तब तो इतना लगता था कि हाँ ठीक है, ये बना रहे हैं। लेकिन वो जो मेरे अंदर जुनून जो था वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का था जी। और जो जिसने आगे चल के जो मेरी कठिनतम जो परिस्थितियां रही उसमें मेरा साथ दिया। क्या बात है सर। बहुत अत्यंत कठिन परिस्थितियों से मैं निकला हूँ। तो लेकिन ये था एक जबरदस्त एक ब्रेवरी वाला जज्बा मेरे अंदर था। जन्मजाति था पेंटिंग जी, ब्रेवरी वाला जज्बा जी, और आध्यात्म। तो ये तीनों मेरे साथ में बचपन से रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जैसे कठिन समय आया तो तब मेरे अंदर की जो बहादुरी थी वो मेरे बहुत काम आई बहुत, कि हारना नहीं है, झुकना नहीं है, अपना लक्ष्य निश्चित करो और उस पर चलते चले जाओ। सही बात है। तो मैं कभी कितना भी कठिन हो, हद से कठिन कितना होगा, मृत्यु, उससे मैं डरता नहीं था, तब भी नहीं डरता था, अब भी नहीं डरता। क्या बात है। और ये मेरी बहादुरी की वजह से और प्लस ये जो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म की वजह से मैं सोचता था कि मैं आगे। आप शुरू से जुड़े हुए थे? हाँ, बचपन से ही था मुझे जी। 3 शौक थे मेरे। एक तो पेंटिंग जी, एक दूसरा ब्रेवरी, उसके लिए मैं आर्मी में जाने की सोचता था। हाँ। और तीसरा था मेरा संन्यास, मेडिटेशन। तो उस वजह से मैं माइथोलॉजी वगैरह काफी पढ़ पाया। क्या बात है। तो ये था मेरा। तो आप जैसे अगर ब्रेवरी की बात करें तो आप इंस्पायर कैसे हुए, कब हुए कि मुझे यार आर्मी में जाना चाहिए? मुझे देखो, एक तो ये जज्बा पहले से था कि जैसे बच्चे तालाब में जा रहे हैं नहाने के लिए, तालाब कितना गहरा है, मैं सबसे आगे आगे रहता था। नहर में नहाने जा रहे हैं, वहां पे सबसे आगे आगे, कहीं सांप निकल रहे या कुछ, मतलब सबसे आगे आगे मैं रहता था। खेलना कूदना, हाँ खेलना कूदना वगैरह, मतलब खुशी मिलती थी मुझे उससे। तो फिर उन्हीं दिनों जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे मामा जी थे, वो आर्मी में थे। तो उन्होंने वो एक बार हमारे घर पे आए तो मैंने बातचीत की, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तब से मुझे पता चला कि अच्छा, आर्मी नाम की भी कोई चीज होती है। तो उस तरफ जबरदस्त झुकाव। क्या बात। तो मैं आर्मी में पेंटिंग तो मैं बनाता ही था। मैंने ये सोचा था कि पेंटिंग तो मैं बनाऊंगा ही, लेकिन जो अगर या तो मैं आर्मी में जाऊंगा या मैं सन्यासी बनूंगा। आर्मी में जाऊंगा तो वहां पे मैं पेंटिंग बनाऊंगा। और एक जज्बा था बहादुरी का कि वो भी साथ में था, वो भी रहेगा। और सन्यास कि ये तीनों चीजों का एक जो संबंध में है ना, एक कनेक्शन है आपस में। बिल्कुल है। क्योंकि सपोज कोई आर्टिस्ट है, भाई देखो अपर क्लास की तो मैं बात नहीं करता, लोअर या मिडिल क्लास की मैं बात करता हूँ। अधिकतर आर्टिस्ट लोअर या मिडिल क्लास से निकलते हैं। बिल्कुल। अपर क्लास के तो बाहर होते हैं। तो बताने को उनको वो नहीं होती जी उनकी। तो जो आर्टिस्ट होता है मिडिल क्लास का, तो उनके सामने स्ट्रगल बहुत होता है। क्यों? उनसे उतनी संपन्नता तो होती नहीं है। आगे लोगों को रास्ता भी नहीं दिखता कि कहाँ जाएं, क्या करें, कि आर्ट के नाम पे क्या है। किसी ने सपोज कॉमर्स पढ़ी है तो वो कहीं कलर लग जाएगा, कहीं बैंक में लग जाएगा, कहीं पे भी। तो देखिए आर्ट का क्या है, आर्ट से चित्र बना रहे हैं तो उसका क्या है, भविष्य क्या है, उसका भविष्य कुछ भी नहीं दिखता था। तो ये ना सबसे आखिर का सब्जेक्ट हुआ करता था। सारी चीजें सबसे पहले, बाकी ये तो सबसे लास्ट में। जैसे पीटी वगैरह होती थी सबसे लास्ट में, ऐसी ड्राइंग पे सबसे लास्ट में। लेकिन उसमें भी है ना, बहुत सारे मैंने आर्टिस्टों को देखा है जो कोर्स किया है आर्ट का और आर्ट की तरफ झुका रहा है, तो वो एक स्ट्रगल से डर के वो छोड़ देते हैं आर्ट को। ये तो है।
मैंने कई आर्टिस्टों को देखा जो हमारे स्कूल के थे, हमारे क्लास के थे जी। तो उन्होंने अच्छा काम करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पे स्ट्रगल आया उन्होंने वहीं पे घुटने टेक दिए और छोड़ दिया काम कि कब कुछ कर रहे हैं, कोई सर्विस कर रहा है, कोई उसकी कोई ना बिजनेस कर रखा है वगैरह वगैरह। तो लेकिन मेरा ये था कि कुछ भी हो जाए मैं तो वही अपना रुकूंगा नहीं। जब मुझे देखो मेरा बचपन से ये रहा, कोई चीज है अगर सही है तो उसको मैं फॉलो करूंगा। बिल्कुल, कोई नहीं रोक सकती मुझे दुनिया की चीज। क्या बात। और अगर वो गलत है और अगर कोई छोटा सा बच्चा भी कहे कि ये गलत है, मैं एकदम उसको मान लूंगा। तो मेरा ये एक जबरदस्त डिटर्मिनेशन रहा है, दृढ़ निश्चयता रही है कि सही को मैं मानूंगा, गलत को बिल्कुल नहीं मानूंगा, चाहे कोई भी कहे, दुनिया का कोई भी कहे। बिल्कुल सर। तो ये मेरा रहा है। बहुत अच्छी चीज है सर आपसे सीखने के लिए। और जो मेरे मामा जी थे वो आर्मी में थे, तो उनसे भी काफी कुछ इंस्पायर मैं हुआ, पता चला कि आर्मी में भी कोई दिशा होती है। तो वो मेरे आगे तक काम आए। जैसे मैं छोटा था तभी से मुझे आर्मी की ड्रेस पहनना बहुत अच्छा लगता है। मैं छोटे बच्चे थोड़ी ड्रेस मिलती थी तो वो सब पहनते थे। हाँ, तो वो पहनता था जी। तो ऐसा रहा मेरा। और मेडिटेशन मैं कर रहा हूँ बचपन से, यानी वो दो चीजें वो उस समय मिली थी, बिल्कुल वही साथ में वो अभी तक है। बिल्कुल है। वो बाकी उसकी ब्रांचेज हैं, जैसे ये स्पिरिचुअलिटी होती है, उसका एक ब्रांच है मिस्टिसिज्म, है ना, माइथोलॉजी, और कई चीजें ऐसी हैं। तो ये सब आपको सबसे अच्छी, अगर हम माइथोलॉजी की बात करें तो क्या पढ़ के अच्छा सबसे लगा? देखिए मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं जी, और हर धर्मों के पढ़े हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, और बहुत सारे द्वैतवाद, अद्वैतवाद वगैरह वगैरह, सब चीजें मैं बचपन से पढ़ते आ रहे। तो मैं उन दिनों में जैसे बच्चों के साथ में खेलता भी था, लेकिन साथ में मैं इस सब भी देखता था कि यहाँ ये भी चीजें मैं पढ़ता था। तो फिर उनमें मुझे एक पुस्तक मिली, गीता श्रीमद् भागवत गीता। जब मैंने उसको पढ़ा मुझे वो ऐसी मिल गई थी, मुझे कहीं कबाड़े में पड़ी हुई थी। अच्छा। तो मैं वहां से ले आया था, तो वो मेरे पास अभी भी तक रखी है उसके। तो मुझे जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा ये तो कमाल की पुस्तक है। क्या है? ये खाली ये नहीं कि धर्म रिलीजन की वजह से, लेकिन इसके अंदर जो बातें लिखी हैं, जो स्टोरीज हैं, जो उसको आप भावना के स्तर पर देख लो और बौद्धिक स्तर पर देख लो, चेतना के स्तर पर देख लो, हर किसी भी एंगल से देखोगे तो उसमें सब चीजें कमाल की मिलेंगी। अगर कोई न्यूट्रल भी होगा ना कि हम किसी रिलीजन को मानते ही नहीं है, उनके लिए भी वो होगी, क्योंकि बौद्धिक की बात भी है उसमें। सही बात है, बहुत जबरदस्त उसमें लिखा। तो ये मेरा जिंदगी का सबसे बेस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट बनना भी एक सन्यासी बनने जैसा ही है। हाँ, अगर हम बात करें वही होता है। हाँ, आर्टिस्ट होता है वो भी, जब पेंटिंग वाला तो मेडिटेशन जैसी स्थिति होती है। मेडिटेशन करते हैं तब भी वो बिल्कुल एकाग्रता वाली स्थिति होती है। तो वो शानदार वो जो होती है ना, जैसे आप देखो कभी दीपक की लो, बिल्कुल सीधी ऐसे, जब आसपास हवा नहीं चलती तो एकदम ऐसे हो जाती है, एकदम स्थिर। तो ऐसी स्थिति होती है जब पेंटिंग बनने की। सपोज मैं मेरी तबीयत खराब है, सही नहीं है, और उस समय अगर मैं पेंटिंग बनाना शुरू करूँ, बरस हाथ में आते साथ पता ही नहीं चलता कौन सी तबीयत खराब है, क्या खराब है, कुछ नहीं, एकदम फिर ध्यान सारा एकीकृत हो जाता है। हाँ, ये तो वही ना मेरे मनपसंद चीज है, तो सीधा इसमें ध्यान लगता है और मैं सारी चीजें भूल जाता हूँ। क्या ये अच्छी बात भी है और खराब बात भी है। अच्छी बात तो ये है कि एक आर्टिस्ट के लिए तो अच्छी बात है, एक आर्टिस्ट के लिए तो अच्छी है, उससे नई पेंटिंग बन रही होती है। और लेकिन खराब बात यह है कि सारी चीजें भूल जाते हैं। सपोज पानी है, पानी पीना भूल गए, चाय आ गई, चाय ठंडी हो गई, तो कुछ खाना पीना सब एकदम ऐसे हो जाता है। अच्छा, मेरा है जो कुछ जुनूनी किस्म का है, जब मैं सोच लेता हूँ पेंटिंग में मुझे ये पाठ करना है तो करना है, तो करना ही है, चाहे 20 घंटे लगे चाहे 30 घंटे लगे, तो कंटिन्यू मैं उसको, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं उसको रोकता नहीं हूँ। कितनी बार मेरा डिनर होता है सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे ऐसे होता है, क्योंकि रात को मैं खाना भूल गया। अरे तो ऐसे बहुत बार होता है। पेंटिंग जब शुरुआत होती है तो बड़ा अच्छा एक उसके अंदर एक बहुत अच्छा रूटीन बना होता है, और पेंटिंग बनते बनते रूटीन की तो प्रोसेस क्या होता है सर किसी भी नई पेंटिंग को शुरू करने का? प्रोसेस ये होता है कि देखिए ये कोई बौद्धिक चीज नहीं है, ये एक आत्मिक चीज है, हमारी अंतरात्मा से संबंधित है ये। बिल्कुल। कि
अगर हम सोचें कि हमें कोई बहुत कमाल की बहुत शानदार पेंटिंग बना देनी है, मन देखा गया है कि एक आर्टिस्ट के लिए कहीं ना कहीं वो नशे की चीजों में इंडल्ज होता है। क्या उसके लिए वो नशा बहुत जरूरी है एक आर्टिस्ट बनने के लिए? मुझे लगता है कि नशा जरूरी है, लेकिन कौन सा नशा? एक तो होता है लिकर जी, वाइन, एक होता नशा जो अंदर का है। तो वो जो अंदर का जो नशा होता है वो सबसे जरूरी होता है। वो जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। बाहर के नशे में कई बार क्या होता है, आर्टिस्ट बनाते बनाते बना कुछ रहा है, बना कुछ गया, बाद में बता कुछ और रहा है। तो ये बड़ा अजीब सा तमाशा हो जाता है। मुझे लगता है कि नशा तो होना चाहिए, लेकिन अंदर का जो हमारी अंतरात्मा का इनर मोस्ट का है वो जरूरी है, वो जरूरी है। क्योंकि आजकल अगर हम यूथ की भी बात करें तो एक तरीके से ये बोलना बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग जैसे में हो गया कि यार नशा करेंगे तभी तो थॉट आएगा, तभी तो कर पाएंगे, तभी तो उस डीप थिंकिंग में जा पाएंगे। वो उन लोगों का कुछ होता है, मेरे साथ में नहीं होता। मैंने तो ड्रिंक करके बनाने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे ड्रिंक करना ही नहीं आया अब तक। मैंने काफी कोशिश की, चलो यार देखते हैं, ड्रिंक करके देखते हैं, लेकिन होता नहीं मुझसे, मतलब मेरी जमती नहीं है। मैं तो सीधा साधा ये थर्मस होता है पानी से भरा हुआ, बस ये होता है, ये अपने स्टूडियो में लेके आता हूँ, बस पानी पीता रहता हूँ, पेंटिंग बनाता रहता हूँ। क्या बात है सर। पानी पीना बहुत जरूरी है। हाँ, पानी से अपनी गाड़ी चलती है। सर मैं अगर कॉलेज की बात करूं तो उस समय तो बहुत नाम हुआ करता था कॉलेज ऑफ आर्ट का। तो उस वक्त कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा एडमिशन लेने तक से लेके वहाँ पे पढ़ाई का? देखिए, उस समय जो कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन तो बहुत टफ था, और 82 में मेरा एडमिशन हुआ। और लेकिन लकीली जो हमारे प्रिंसिपल थे वो बहुत अच्छे थे, और जो अब तक के सबसे बेस्ट प्रिंसिपल हुए ओपी शर्मा जी। तो उनके साथ तो जब मेरा एडमिशन हुआ उससे 2 साल पहले वो आए थे। और जब मैंने बीएफए करके एमएफए भी कर दिया, उसके 2 साल बाद वो चले रिटायर हो गए। तो मेरा जो वो समय था वो बड़ा इतना अच्छा गुजरा, इतना बहुत कमाल का, बहुत सुंदर समय गुजरा है। क्या बात है। हाँ, तो और भी बाद में फिर प्रिंसिपल आए हैं, ठीक ठाक अपना करते रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट था उनके समय का टाइम था। हाँ। तो उस वक्त जैसे आप करते थे तो आपने सबसे पहले मास्टर किसको माना, अपना गुरु किसको माना? वैसे तो है ना, मतलब अलग अलग समय पे कुछ पार्ट मुझे पसंद आते रहे हैं जी। शुरू में तो जैसे मैं कॉपी क्या करता, जैसे कोई कैलेंडर है उसको देखा, उसको वैसा बना दिया, कुछ भी अच्छा लगा उसको जैसा बना दिया, कॉपी कर दिया। उससे क्या हुआ, उससे मेरी प्रैक्टिस हो गई कैसे चला जाता है। जैसे कोई बच्चा है नया नया चलना सीखता है, तो उसको पहले कॉपी वो पहले जो खड़े हुए इंसान है उनकी ही कॉपी करता है, और जैसे वो चलते हैं वैसे चलने की कोशिश करता है। वो इंसानों के बीच में रहता है वो बच्चा, इसलिए 2 पैरों पे खड़ा हो पाता है। सब वो पशुओं के बीच में रहता है तो चारों हाथ पैर से वो चल रहा होता है। सही बात है। तो कुछ चीजें बड़ों को देख के सीखी जाती है। इसी तरीके से मेरे आर्ट में भी हुआ। तो मैंने कुछ आर्टिस्टों का काम देखा है। जैसे एक आर्टिस्ट हुए हैं जो यूपी के थे जी, खुद जाके, और बाद में वो मुंबई चले गए और वहां पे उन्होंने फिल्मी दुनिया के लिए काम किया। अच्छा। तो उनके मैंने वर्क देखे। क्या नाम था उनका? राम कुमार शर्मा जी। तो राम कुमार जी था उनका नाम। तो वो मुझे उनका काम देख के लगा कि वाह क्या बात है, क्या कमाल कर रहे हैं, इतना अच्छा काम। खैर, जब मैं कॉलेज में गया तब मुझे और आर्टिस्ट लोगों के बारे में पता चला, डाली के बारे में पता चला, पिकासो के बारे में पता चला, मात्सी के बारे में चला, विंसेंट वैन गॉग के बारे में पता चला। बहुत सारे मास्टर्स हुए, उनके कुछ पार्ट मुझे अच्छे लगते रहे। किसी का मुझे ब्रश स्ट्रोक अच्छा लगा, किसी कलर स्कीम लगी, किसी की ड्राइंग अच्छी लगी, किसी का सब्जेक्ट अच्छा लगा। तो अलग अलग पार्ट्स में मुझे पसंद आते रहे। विंसेंट वैन गॉग मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह। और पिकासो ने तो बल्कि कहा भी है कि विंसेंट वैन गॉग की आपको मालूम है कि कैसी स्थिति में डेथ हुई थी, सुसाइड कर लिया था उन्होंने। पिकासो ने कहा था कि गरीबी मुझे भी पसंद है, लेकिन इसकी जो कीमत चुकानी पड़ती है वो मैं चुका नहीं सकता। खैर, उनके विंसेंट वैन गॉग थे, उनको 37 साल की उम्र में सुसाइड कर दिया। तो ये मैं उनकी कमी मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि इंसान को तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक उसके अंदर होश है। होश खत्म हो जाए तो ठीक है, फिर तो जो होना होता रहे, लेकिन जब तक होश है तब तक हार नहीं माननी चाहिए। ये जो ब्रेवरी वाला जो जज्बा है ना, ये जरूर होना चाहिए।
लेकिन उस वक्त क्यों जिंदगी में इतने कष्ट आते हैं, इतनी तरह की विविध और नेगेटिव परिस्थिति आती है, कब तक तुम उससे हार मानते रहोगे? तो मेरा तो ये, अब देखो मैं भी जिंदगी और मौत के बीच के तमाशे को देखता हुआ यहाँ तक आया हूँ। बहुत बार कम से कम 20 बार तो ऐसे ही इंसिडेंट हुए हैं कि सीधा मौत के मुंह में से मैं निकल के आया हूँ, जिनको गिनवा सकता हूँ मैं, ऐसे ही हुआ। अच्छा। कम से कम 20 बार। और लेकिन वो अंदर का जज्बा था जो मैंने आपको बताया कि अंदर जो था एक आर्मी वाला जज्बा, एक सोल्जर वाला जज्बा, एक योद्धा वाला जज्बा, वो मेरे अंदर था। तो कितना भी कष्ट उस समय आया, हार कभी नहीं माने। और बल्कि उस चीज को जो कठिन परिस्थिति है उसको मैंने अपना सब्जेक्ट बना लिया। क्या बात। अपनी पेंटिंग में मैंने उसको, भाई कोई एक्सपीरियंस, कोई ये तो है नहीं कि यूं ही मुझे धक्का देके चला है। मुझे वो झटका आया और वो कैनवस पे मैंने उतार दिया। ऐसी एक पेंटिंग बनाई थी मैंने कि मैं एक बार पुराना किला गया तो वहां पे दीवारें थी, जैसे खंडर की दीवारें होती हैं, तो वहां पे वो थे। तो मैंने एक दीवार को देखा छोटा सा पौधा, इतना छोटा सा पौधा है, पीपल का पौधा, छोटा सा। मुझे लगा कि यार देखो इसको किसी ने बोया भी नहीं है, खाद भी नहीं डाली है, पानी भी नहीं डाला, इसको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। और ये छोटा एकदम हरे रंग का पौधा बढ़ रहा है, अभी इतना सा है, कुछ समय बाद बड़ा हो जाएगा और बड़ा होके फिर पूरा इतना बड़ा विशाल वृक्ष हो जाएगी, बहुत सारे पक्षी उसके ऊपर रहेंगे। सही बात है। तो वो पेंटिंग बनाई मैंने उसका फोटोग्राफ लिया और वो पेंटिंग बनाई। उसके साथ में मैंने ऐड किया एक छोटा सा बच्चा वो देख रहा है उसको, उसका टाइटल रखा मैंने पैशन फॉर लाइफ। तो वो मुकेश अंबानी जी को बहुत पसंद आई। क्या? और उन्होंने वो पेंटिंग खरीदी। अच्छा, क्या बात है। तो मैं यही समझता हूँ कि लाइफ में नेगेटिव पॉजिटिव ये तो आने ही आने हैं और आने भी चाहिए। मजा भी तभी है, सपोज किसी की लाइफ हो स्टार्टिंग से बड़ी अच्छी, बड़ी सुखपूर्वक वो जीवन जी रहा है, बड़ा होता है सुखपूर्वक जीवन जीता रहा, बड़ा हो गया, शादी ब्याह, बच्चे हो गए, सब बड़े सुखपूर्वक हो रहे, बूढ़ा होने लगा, सुखपूर्वक बूढ़ा होने लगा, मर गया सुखपूर्वक। तो उसमें क्या रस है? ऐसे सपोज हमारे सामने कोई ऐसी फिल्म आ जाए, हम कहेंगे भैया नमस्कार, कुछ मजा ही नहीं आ रहा है इसमें, तो शुरू से लेकर आखिर तक पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सही बात है। मजा तब आता है जब कुछ लाइफ में कुछ अप डाउन हो। सही बात। तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर उतार चढ़ाव नहीं है, पहले ही पता है, तो फिर तो बेकार है, मजा नहीं है फिर जिंदगी में। सर, आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा मुश्किल भरा समय कब रहा, अगर हम पूरे सफर की बात करें तो? मेरा मुश्किल भरा समय बचपन से रहा, जब से मैं पैदा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ। और मुझे याद असल में बचपन की बहुत, जब मैं छोटा बच्चा था, 1.5 साल का 2 साल का, तभी से मुझे पता नहीं कैसे ये सारी बातें याद है। मेरा छोटा भाई 2.5 साल का था, तो मुझे वो समय भी याद है जिस समय वो पैदा हुआ, हमारे घर में कौन कौन लोग आए हुए थे। यानी बचपन से ही मुझे बहुत पुरानी बातें याद हैं। तो मैंने ये देखा कि हमारा जो था, जो रेजिडेंस था, घर था, कच्चा बना हुआ था घर, और वो भी गांव से दूर था। गांव दूर दिखा कि अच्छा वो मोदपुर गांव है, और हमारा जो घर था जंगल में और खेत में बना हुआ था। तो कठिनाई तो थी कि कोई समझता नहीं था कि आर्टिस्ट है, ये विजेंद्र ये पेंटिंग बनाना चाहता है। मुझे लगता था कि ठीक है। तो फिर सबसे पहले तो देखिए स्ट्रगल घर से शुरू होता है। सही बात है। क्योंकि उसको एक दायरे में से निकलना होता है। कह सकते हैं कि जैसे बीज होता है, बीज को सबसे पहले अपने कवर बेस से निकलना होता है, जरूरी है। उसके बाद में निकल के फिर बाहर की दुनिया में देखो, बाहर की दुनिया में कोई ये तो है नहीं कि हमें कोई वो सपोर्ट करने के लिए लोग बैठे हुए हैं कि लोग विजेंद्र जी आइए और आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ भी नहीं। फिर वहां पे फिर क्या उनसे स्ट्रगल करना पड़ता है। रंग, ब्रश, कैनवास वगैरह ये कहाँ से आएंगे उसके लिए। तो फाइनेंशियली आप तब उतने थोड़े स्टेबल थे? मेरे प्राय पुलिस में थे, पुलिस डिपार्टमेंट में। अच्छा। और मैं आर्ट डिपार्टमेंट में था जी। तो उनको लगता था कि चित्र बनाने क्या करेगा, इससे अच्छा तो पुलिस में भर्ती हो जाए, वहाँ पे कम से कम सेटल हो जाएगा। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा सेटल हो जाए। तो पिताजी पुलिस में तो उनको लगता था कि पुलिस में हो जाए तो सेटल हो जाएगा। मैंने कहा मैं आर्मी में तो हो सकता हूँ, पुलिस में नहीं होगा। मेरा उसमें कोई रुचि नहीं थी, या फिर मैं सन्यासी बनूंगा। तो उस समय उनको लगता था कि ये कैसा क्या अजीब बातें करता है वगैरह। लेकिन उनको तब समय में आने लगा जब मेरे कुछ पेंटिंग पब्लिश होने लगी
मैगजीन में, बुक कवर्स के ऊपर होने लगी। और फिर लेटर्स मेरे पास आने शुरू हो गए। वो लेटर का जमाना था। अच्छा। हाँ, जो उस समय, ये कब की बात है? ये 1982, 81, 80, 81, 82 इसके आसपास लेटर्स आने लग गए हाँ थे आपको? आते थे कि बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है वगैरह। तो उनको लगता था कि ये तो जुनूनी किस्म का, तो ये शुरू से ही है। क्या मैं था ही जरूर जुनूनी किस्म का शुरू से ही। तो उनको लगता था कि इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, ये तो अपनी ही चलाएगा। मैं कहता था मैं अपनी या किसी की भी तरह मुझे ये बता दी, जहाँ पे मैं गलत हूँ तो मुझे बता दो, मैं उसी से मैं अपने आप को विड्रॉ कर लूंगा। और अगर सही हूँ तो फिर तो मुझे अपने राह से चलना ही चलना है। सही बात है। सर, आपकी सबसे पहली बड़ी प्रदर्शनी कब लगी? वो लगी थी मेरी जब मैंने कॉलेज पास से BFA करने के बाद MFA किया। और MFA करते हुए मैंने फर्स्ट ईयर पास आउट ही किया था। तो तभी मेरी वहाँ पे एग्जीबिशन लगी, सिद्ध धरनी गैलरी दिल्ली में। हाँ, ये मेरे पिताजी पुलिस में थे। तो वहाँ पे एक बार भोपाल में, मध्य प्रदेश में एक एग्जीबिशन लगी थी। और जिसमें आर्टिस्ट, वो पुलिस वाले या पुलिस की फैमिली कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो उन्हीं दिनों पुलिस कमिश्नर जो थे मिस्टर अरुण भगत, उनकी मिसेज थी लिवलिन भगत जी। तो उन्होंने मेरी पेंटिंग देखी। तो उनको लगा ये कौन है, ये किसने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ उनसे, मिसेज भगत से। तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर वहाँ से वो पेंटिंग भोपाल में भेजी गई। और वहाँ पे मुझे चार कैटेगरी थी, चारों में मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गए। क्या बात। तो बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने फिर मुझे मिसेज भगत जी ने बुलाया मुझे और बातचीत की। उनको लगा कि यार ये कम एज का लड़का है, ये काम अच्छा कर रहा है। तो उन्होंने फिर मेरी एग्जीबिशन लगवाई थी सिद्ध धरनी गैलरी में। अच्छा। दिल्ली में। हाँ। तो वो मेरा सबसे पहला शो था बाहर। नहीं तो कॉलेज में तो लगती थी वो तो। हाँ। और साहित्य कला परिषद में भी लगती थी, लेकिन वहाँ पे मेरी सोलो शो पहला शो था। हाँ। तो सर, जब पहला शो हुआ उसके बाद तो और कॉन्फिडेंस आया, लोगों ने बहुत सराहना करी आपके काम को लेके। हाँ। तो ये धीरे धीरे सफर, अगर हम आगे की बात करें तो आप बड़े बड़े नामी ग्रामी शख्सियत से भी मिले। हाँ। उस तक जाने का सफर कैसा था? बहुत ही मजेदार रहा। मजेदार यूं रहा कि स्ट्रगल बहुत रहा, शानदार। ये रास्ते कैसे बनते रहे आपके? तो स्ट्रगल से मैं डरता तो था नहीं, बिल्कुल। मैं मतलब किसी भी कठिनाई से डरने वाले लोगों में से शुरू से ही नहीं रहा। नहीं हो आप। तो और इसी वजह से मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि जो पुलिस में मैं चल जा रहा हूँ, पुलिस में या फिर कहीं क्लर्क बन जाऊँ, कुछ ऐसा कुछ छोटा मोटा कुछ भी काम कर दूँ तो स्टेबलिश हो जाऊँ। तो लेकिन मेरा ये था जुनून, या तो मैं आर्टिस्ट बनूंगा, या आर्मी में जाऊंगा, या सन्यासी बनूंगा। तो ये सब सिलसिला चलता रहा। तो मेरी पेंटिंग पब्लिश होने लगी उसमें, बुक्स के कवर, मैगजीन्स वगैरह के अंदर। तो एक बार मेरी पेंटिंग पब्लिश हुई थी, धर्मेंद्र और हेमालिनी का पोर्ट्रेट बनाए थे मैंने। अच्छा। माधुरी मैगजीन के लिए, उस जमाने में निकलती थी। अच्छा। तो कोई बम्बई के फिल्म डायरेक्टर थे, तो वो आए और मुझे बम्बई ले गए। तो उस समय तक मैं महाभारत वाली पेंटिंग बना चुका था। अरे वाह। तो 19 साल की मेरी एज थी। तो उनको लगा कि यार ये लड़का इतनी ऐसी पेंटिंग बनाता है, अच्छी बना रखी है। वो बम्बई ले गए। बम्बई में मैंने उनके लिए काम किया। साथ में उन्हीं दिनों मेरा इंट्रोडक्शन हो गया रामानंद सागर जी से। रामानंद सागर। तो उस समय वो एक सीरियल बना रहे थे, विक्रम और बेताल। हाँ। अच्छा। तो उसके लिए पेंटिंग बनाने के लिए उन्होंने कहा मुझे जी, पूरी डमी दे दी। उनका राइटअप मैंने सारा पढ़ा और उसके बाद में फिर मैंने अपने यहाँ पे दिल्ली आके वो पेंटिंग बनाया। तो उनको बहुत पसंद आई। फिर उन्होंने मुझे बम्बई बुलाया। फिर रामायण टीवी से के लिए काम दे दिया। अच्छा। असल में पहला उनका था कि हनुमान फिल्म बनानी, उस वो जमाना था 3D का, 3D मूवी का। हाँ। और छोटा चेतन, सामरी, वो फिल्में आई थी। तो उनका था कि हनुमान जी जब आएंगे उड़ते हुए तो पब्लिक को बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो ऐसा था। तो लेकिन बाद में उन्हीं दिनों एक मतलब टीवी सीरियल शुरू हो गए थे, बुनियाद जैसा था। उस समय कोई गिने चुने टीवी से लाते। तो उनको लगा कि नहीं, ये 3 घंटे वाली मूवी नहीं बन सकती हनुमान जी की, इसको पूरा सीरियल बनाया, काफी लंबे समय तक चला है। तो उन्होंने रामायण टीवी सीरियल बनाया। अच्छा। और उसकी पेंटिंग बनाने का काम मुझे दिया। तो उनको बहुत पसंद आया। उस जमाने तार चलते थे, तार वगैरह भी है मेरे पास में। हाँ। फिर उन्हीं दिनों में वी शांताराम जी से मिला जी। तो इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर थे, वो लीजेंड रहे हैं। राम सागर जी भी लीजेंड। फिर उसी समय में बी.आर. चोपड़ा जी से, शक्ति सावंत जी से, शशि कपूर जी, ऐसे कई उनसे हस्तियों से मैं मिलते रहे। तो बी.आर. चोपड़ा जी ने देखा कि महाभारत की अच्छी पेंटिंग बना रखी है, तो उन्होंने महाभारत के लिए
वो पेंटिंग, टाइटल पेंटिंग जो थी वो बनाने के लिए मुझे कहा। मैंने वो पेंटिंग बनाई जी। तो वो उसमें 88 में वो सीरियल शुरू हुआ था और तो ये चलता रहा। और उन्हीं दिनों में पढ़ता भी था, मैं खुद में पढ़ता था, यानी दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी, दोनों चीज, पढ़ाई भी और साथ साथ काम भी, और काम भी। तो ये अच्छा रहा कि मैंने जो अपने खर्चे के लिए जो इनकम की वो ब्रश के जरिए ही हुई। सही बात है। मुझे कुछ और काम करना नहीं पड़ा। हाँ। शुरू में तो बचपन में तो मैंने किया और काम जी, तरह तरह काम किया, तो वो अर्निंग के लिए करने भी चाहिए थे हमें, करने पड़ते हैं। कि चाबी के छल्ले बना रहे हैं, अखबार बेच रहे हैं, या लिफाफे बना रहे हैं, या ऐसे मालाएं बना रहे हैं, तो ये छोटे मोटे काम, ये सारे काम आपने किए हैं पहले। अच्छा, क्या बात तो वो इसलिए कि और अच्छा रहा ये कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान उसको पहली सारी सुविधा मिल जाए तो कुछ तो वो उसके अंदर संवेदनशीलता जरूरी नहीं कि उतनी होगी। सही बात है। लेकिन जो जमीन से जुड़ा हुआ है, मैं तो बल्कि जमीन से थोड़ा लोअर था तो वहां से, तो इसलिए मैं जो गरीब लोग हैं, अभावग्रस्त लोग हैं, उनके सुख दुख को बड़े अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ, महसूस करता हूँ। तो ये अच्छा रहा। और मैंने ये भी देखा है कि काफी आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो जहाँ पे स्ट्रगल की बात आई वो वहीं पे वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, मुझे बस की वो बहादुरी जज्बा नहीं होता। तो लेकिन मेरे अंदर था जज्बा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हारूंगा नहीं। बिल्कुल। जैसे अब मैं ये महाभारत वाली पेंटिंग कैसे बनी है, ये ऐसी तो बनी है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल था। माइथोलॉजी मैंने पढ़ रखी थी, तो अपने अंदर का कैथारसिस कैसे करें वो पेंटिंग के द्वारा आ गए। पेंटिंग में जो फोर्स आप देखते हो वो इसी वजह से है। क्या बात है। तो यानी एक कीमिया जो होता है कि लोहे को भी सोना बना दे, बिल्कुल, पारसमम पत्थर, तो ऐसा ये रहा अंदर। तो मैंने अपने स्ट्रगल को भी, मेरे उस समय भी बहुत स्ट्रगल था, कई जैसे कॉलेज में था, कॉलेज में पढ़ाई तो हमने अच्छी की, लेकिन वहीं पे कोई लड़का कैनवास गायब कर देता था, किसने ब्रश गायब कर दिया, किसी ने कुछ और चीज़, तो मुझे बड़ा फिर लगता था कि नहीं यार ये तो होता ही है, ठीक है। वो देखा एक होती है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स में ऐसी होती है, समाज के अंदर बहुत सारे लोग के अंदर होते ईर्ष्या, तो वो था। लेकिन मैंने हर चीज को मैंने यूज किया है, अपने स्ट्रगल को भी यूज किया, पेंटिंग बनाई, और उस संवेदनशीलता की वजह से मैं गरीब आदमी है जो बहुत निचला तबका है, जिसका सुख दुख उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, समझ सकता हूँ। हाँ। मेरे मन में ये सवाल आ रहा है सर कि जब आप उस वक्त इतनी बड़ी हस्तियों के लिए काम करना शुरू कर दिया था, रामायण में आपने काम किया है, तो इसके बाद मैं मानूंगा कि बॉलीवुड के आसपास आपकी एंट्री अच्छे से हो गई थी। हाँ। है ना, ऐसे लोग आपके आसपास आ गए थे। हाँ। फिर वो सिलसिला आगे क्यों नहीं उतना आगे बढ़ा? मैंने विक्रम बेताल सीरीज के लिए काम किया और ये रामायण महाभारत वगैरह के लिए काम किया, लेकिन मुझे यूं लगा कि अगर मैं इनके साथ में रहूंगा, हाँ, नाम तो हो जाएगा, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी एक स्थिति नेगेटिव ये होगी कि मुझे वही बनाना पड़ेगा जो ये चाहेंगे, मेरे अंदर का कैसे निकलेगा। मैं तो वो बनाना चाहूंगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। सही बात है। एक दायरे में नहीं बनना चाहता, एक लिबर्टी चाहिए मुझे। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, धीरे-धीरे छोड़ के फिर मैं दिल्ली में स्टेब्लिश हो गया। तो बम्बई में मेरा अच्छा खासा नाम हो गया था। हाँ, बम्बई तो फिर हाँ, और क्या, अब आर्ट फील्ड में पूरे में हो गया कि विजेंद्र नाम का कोई आर्टिस्ट आया दिल्ली से, तो हो गया था। लेकिन नाम हो, चलो जो होना था हो गया। लेकिन मुझे ये लगा कि मैं वहां से निकल के मैं आज़ाद हो गया। अब मैं जो मेरी पेंटिंग, जो मेरी मनचाही चीज होती है, मैं उसको मैं उस समय से शुरू हुआ आर्ट में, जब आर्ट को कोई पूछता भी नहीं था। आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत ही जानते थे लोग, 82 के आसपास कौन जानते। जैसे मैंने पहले शुरू में काम किया, पहले साइन बोर्ड पेंटिंग के लिए काम किया, फिर फिल्मी बैनर्स वगैरह बनाए, कैलेंडर्स बनाए, ये सब चीज़ें बनाई, मैगजीन्स के लिए काम किया। तो वहाँ से होते होते आगे जब मैं निकलता रहा, 82 में मैंने एडमिशन लिया कॉलेज पार्ट में। उसके बाद से धीरे धीरे जब तक मैंने 1990 में पास आउट किया, तब तक आर्ट का जो फील्ड है, मॉडर्न आर्ट का, थोड़ा अप होने लगा था, अप होने लग गया था। हाँ, और अप होते होते 95 के आसपास तो काफी अप हो गया था जी। और वो मेरा समय काफी अच्छा गुजरा, एक तरीके से मैं इकोनॉमिकली स्टेब्लिश होने लग गया। हाँ, तो वो चलता रहा। फिर उसके बाद में मेरी कंटिन्यू एग्जीबिशन हुई, दिल्ली में भी, बम्बई में भी, और फिर वहीं पे मेरे आर्ट कैंप्स वगैरह शुरू हो गए। मतलब पूरे वर्ल्ड में मैं घूमा,
घूमे आप उसके जरिए? जर्मनी, पेरिस, स्पेन, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह बहुत जगह मैं घूमा हूँ। क्या बात है। अच्छा, तो आर्ट के जरिए मेरी ये यात्रा चलती रही। तो इस ट्रिप के दौरान जब आप घूम रहे थे सर, तो इस ट्रिप के दौरान आप अलग अलग मास्टर से भी मिले, एमएफ हुसैन साहब से मिले? तो उन्हीं दिनों फिर हुसैन साहब से भी मुलाकात हुई, जी। रजा साहब से हुई, सुधा साहब से हुई। ये तो लीजेंड रहे आर्ट हिस्ट्री। बिल्कुल। तो ऐसे जो मास्टर है, रामेश्वर बरूटा जी, लीला मेनन जी, इनसे सबसे, और मनु पारेख जी, काफी आर्टिस्ट, सभी से मुलाकात होती थी। तो सर ये ग्रैंड आर्टिस्ट के साथ जब आप मिले तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? शानदार, बढ़िया के बारे में? हाँ, बड़ा अच्छा, बड़ा मतलब सब आर्टिस्ट बड़े अच्छे तरीके से मिलते थे। तो मुझे बड़ी खुशी बड़ी अच्छी तरीके से हमारी बातचीत होती थी। क्या बात है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। फोटोज में भी देखने को मिलता है कि कितना अच्छा लग रहा है। तो बहुत मतलब इंटरेक्शन हमारा बहुत अच्छा होता था, क्योंकि एक ये कह सकते हैं उनकी वेवलेंथ मिलती थी वो। हाँ, तो इसलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कोई आपको बात याद है कि हुसैन साहब ने आपसे कोई बात करी और वो बहुत अच्छी लगी आपको? एक तो बात यूके में हुई मेरी जी। इंग्लैंड में थे हम, तो यहाँ वहाँ पे मुलाकात हुई। तो ये 2007 की बात है जी। तो तब तक ये उनके अंग्रेज को काफी वो चल गया था। हाँ। कि देवी देवता की मूर्तियां वगैरह बना दी, चित्र वगैरह बना दिए। प्रोटेस्ट होने लगे थे जी। तो उनका ये कहना था, जो और आर्टिस्ट थे, कि भाई जब इन्होंने ये देवी देवता की बनाई है तो फिर उनकी क्यों नहीं बनाई है, मोहम्मद साहब की क्यों नहीं बनाई है, फातिमा की क्यों नहीं बनाई है, अपनी माता की क्यों नहीं बनाई है न्यूड। तो ये एक प्रश्न था, क्वेश्चन पॉइंट। तो खैर मैंने उसको इतना वो नहीं दिया। मैंने ये देखा कि यार ये कुछ बातें हैं, इनको छोड़ ही देना चाहिए। ये बिल्कुल व्यक्तिगत है, जो उन्होंने बना दिया, अब तो नहीं बना रहे हैं तो बात खत्म। तो एक तो ये, फिर दूसरी ये कि एक बार 1998 के 7 की बात है, मद्रास में, चेन्नई में उस समय शो था। उसमें एमएफ हुसैन साहब, रजा, सुधा, अर्पणा कौर, मैं, हमारा शो था वहाँ पे। वहाँ पे रागाज के ऊपर था शो। राग के ऊपर। तो वहाँ पे तो उन्होंने पेंटिंग बनाई हुई थी, तो वो बड़ी अच्छी बातचीत उसके बारे में, पेंटिंग के बारे में वो काफी डिटेल में बातचीत हुई। तो मतलब उनको भी उससे बात करना अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि मेरी जो बातचीत होती वो लॉजिक करी होती थी। तो उनको लग रहा था कि ये, और मुझे भी उनसे मिलकर बड़ी खुशी होती थी। वो भी बड़े खुश मिजाज किस्म के थे। तो बड़ा अच्छा एक तालमेल हमारा बनता था। कितनी बार मुलाकात हुई। ये एमएफ साहब का जो पोर्ट्रेट बनाया मैंने, आपने देखा होगा। तो ये इतना माइनर डिटेल में है। तो ये बनाने के बाद में फिर 1993 में मेरी हुसैन साहब से मुलाकात हुई थी यहाँ पे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। अच्छा। तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा पोर्ट्रेट मैंने कभी नहीं देखा लाइव में। शाबाश, बहुत अच्छा किया। अच्छा, क्या बात है। तो सर मुझे ये भी याद आ रहा है कि शायद ये एमएफ हुसैन साहब की जो पेंटिंग है आपकी, ये शायद बिकने वाली थी लेकिन आपने बेची नहीं। जी। असल में ये पेंटिंग बहुत रेयर किस्म से की पेंटिंग है, जिसमें हाईली डिटेल, यानी एक बाल है तो बाल के अंदर की जो गोलाई होती है और उसके जो चमक पड़ती है, ये सब यहाँ तक कि एक रोमकूप जो होता है, तो उसकी भी डिटेल बनाई हुई है। और उसमें काफी समय लगा जी, और बहुत और अलग टेक्निक से मुझे इसमें काम करना पड़ा जी। तो ये ऐसे मैंने पहले ही बनाई थी हुसैन साहब की। तो वो वहाँ पे इंग्लैंड चली गई थी वो पेंटिंग, इंग्लैंड गई, हाँ, किसी से खरीद ली थी। फिर मैंने दूसरा पोर्ट्रेट बनाया कि अपने लिए, कि इसको सेल नहीं करूँगा। तो ये अब मैंने अपने लिए बनाया। फिर तो इसको भी यहाँ पे हारमोनी शो था बम्बई में, जो अंबानी क्या करते थे, टीना अंबानी जी करते थे उस समय शो जी। तो मुझे उस समय आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला जी। तो मैंने वहाँ पे उस जो आर्टिस्ट होता था, जो अवार्ड विनर, तो उसकी 10 पेंटिंग लगती थी वहाँ पे। 10 पेंटिंग वहाँ पे मेरी डिस्प्ले की गई, और आर्टिस्ट की 2 पेंटिंग, मेरी 10 पेंटिंग। तो उसके बाद में जब कुछ लोग आए, उन्होंने देखा, उनकी मुकेश अंबानी की मदद थी, कोकिला बहन जी, उन्होंने भी देखा मैग्नीफाइंग ग्लास, तो और लोगों ने भी देखा, तो उनको बहुत पसंद आई। तो उसमें कोई बायर आए, बोले, उन्होंने कहा कि इस पेंटिंग, इसको हमें खरीदना है, तो क्या प्राइस है। मैंने कहा दिस इज नॉट फॉर सेल,
हाँ तो फिर ये बात टीना अम्बानी जी को पता चली। उन्होंने कहा भी कुछ तो इसका प्राइस रखो जी। मैंने कहा इसको सेल नहीं करना, ये एक ही पेंटिंग है बस मेरे पास में, सेल नहीं कर। कहते नहीं इसको ना कुछ भी प्राइस रख दो। मैंने इसका 1 करोड़ रख दिया प्राइस। 1 करोड़ इसका प्राइस है और 12.5% इसका बैट टैक्स ये रख दिया मैंने। उसके बावजूद भी 3 बायर आ गए कि हमें भी पेंटिंग चाहिए, हम ये अमाउंट देने को तैयार हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज इसको ना लें, ये मेरे पास अकेली पेंटिंग है इसको, तो मैंने उनको मना लिया। तो ये मेरे पास बची हुई है। असल में पेंटिंग से मतलब वो था कि ये मेरा कॉलेज टाइम का वर्क है, ये मेरा वो टाइम है, उस समय को मैंने अपने पास संजो के रखा हुआ है। सही बात। और फिर बहुत रेयर तरीके से ये बनी है, बहुत डिफरेंट। ये जब हम बात कर रहे थे एडवेंचर्स की, हाँ आपके बचपन से, हम जब ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे तो कहानियां मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी। आप थोड़ा उसके बारे में बताइए, अपने एडवेंचर्स के बारे में। देखो बचपन से ही मैं इस तरह का रहा, डरपोक किस्म का तो मैं कभी रहा नहीं लेकिन हाँ संयमित रहा। ये नहीं कि मैं दादागिरी दिखाता घूम रहा हूँ, संयमित रहा। गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करना जरा, चाहे कोई भी हो दुनिया में, और ना ही गलत बात किसी करनी है जी। इतना बैलेंस होना चाहिए। तो लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर, बहुत सारी वो कठिन परिस्थितियां आई है मेरे जीवन में। एक बार वो कब्रिस्तान वाला जो, अच्छा हाँ ये वाला किस्सा बताइए। हाँ मैं शादी के बाद में वहाँ पे, मेरी शादी लखनऊ में हुई है, तो वहाँ पे मैं गया अपने ससुराल। तो वहाँ पे मैंने सुना था कि यहाँ पे आसपास कोई कब्रिस्तान है, अंग्रेजों के ज़माने का है। अच्छा तो मुझे एक मिस्टीरियस जो नेचर है मेरी, तो वो भी, तो उसकी वजह से मैंने कहा कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, देखूंगा। खैर मैं वहाँ पे गया और देखा। जब देखा तो वहाँ पे इतनी कब्रें, कोई 1798 की है, कोई 1825 की है, 1870 की है, ऐसे अलग अलग टाइप पीरियड की वहाँ पे कब्रें थी। और वहाँ पे कोई जाता नहीं था जी, लेकिन ग्रीनरी काफ़ी थी वहाँ पे। खैर तो फिर मैं वहाँ पे गया, घूमता रहा, देखता रहा कि इसकी कब्र के ऊपर अंग्रेजों के ज़माने की कब्र थी वो, ये क्या क्या लिखा हुआ है, तो कितनी उम्र तक कोई जिया है वगैरह, इसे टाइम पीरियड लिखा होता है। तो फिर मैंने एक कब्र देखी, 2.5 फीट चौड़ी थी, इटालियन मार्बल की बनी हुई, 2.5 फीट चौड़ी और 7 फीट लंबी। क्या बात है, बड़ी सुंदर कब्र थी, बहुत सुंदर। तो मैं फिर उसके ऊपर बैठ गया, कब्र के ऊपर। क्या बात है। तो बैठ गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार बड़ा सुकून। अच्छा अब लोग समझते हैं कि अरे भूत प्रेत पता नहीं क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। मैं अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि कब्र में जाके कब्र के साथ मैं इस तरह का आदमी हूँ कि अगर चलो सपोज भूत प्रेत होते हो, अगर वो आ भी जाए, मुझे तो बड़ा अच्छा मिलेगा, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा, है ना। उससे डर क्या, उसका तो वेलकम है, बारे में जानेंगे। उसका तो वेलकम है, स्वागत है कि भाई आओ बात करो। लेकिन खैर मैं बैठ गया उसके ऊपर, फिर लगा कि यार इतनी अच्छी, मैं लेट गया। उसके बाद में मैं 2.5 घंटे तक सोया रहा हूँ उसके ऊपर, कब्र के ऊपर 2.5 घंटे तक सोए। हाँ। फिर जब मेरी आँख खुली तो इतनी परम शांति थी, बहुत गहरी शांति। फिर कुछ बैठा रहा, फिर मुझे लगा कि यार इसमें और मुझे फर्क क्या है, ये पत्थर के नीचे, मैं पत्थर के ऊपर। कोई ना कोई तो समय ऐसा आएगा बिल्कुल कि जब जैसे ये मिट्टी में मिल गया, मुझे मिलना पड़ेगा। सही बात है। तो ये असल में जीवन का अल्टीमेट ट्रूथ है। लोग डरते हैं कब्रिस्तान से, शमशान में जाने से कि पता नहीं क्या हो जाएगा। भैया वहां पे जाना ही जाना है, कोई बच पाया है क्या? दुनिया में कोई बच ही नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। तो इसलिए जहाँ पे हमें जाना है उस जगह से परिचय होने में दिक्कत क्या है? उससे उस जगह से तो परिचय हमारा होना ही चाहिए। आपके साथ सर कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी घटित हुई है? हाँ हुई है, कुछ ऐसा फील किया है? हुई है। कहाँ पे? मैं एक बार ये 88 की बात है जी। तो मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, अपने स्टूडियो में, तो ही बैठा था, यूं इजीली बैठा हुआ था, शांत बैठा हुआ था। तभी मेरे अंदर एक कुछ जबरदस्त वो वाइब्रेशन पैदा होना शुरू हुआ कि मेरी पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में और साथ में आसपास के उसमें भी, कि जैसे मेरे अंदर से सब कुछ बाहर जा रहा, बड़ी तेज से इलेक्ट्रिक गति से जा रहा, बाहर का भी मेरे अंदर आ रहा है, जा रहा। मैं भी, यानी उसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है, मैं उसके अंदर जा रहा हूँ, वो मेरे अंदर जा रहा, बड़ी जबरदस्त बहुत तेज गति से। मुझे लगा कि ये क्या हुआ, मैं उस पर बैठ के देखता रहा,
काफी देर ये स्थिति रही, बहुत नोट करता रहा कि ये देखिए ये होता क्या है, और काफी देर के बाद में वो स्थिति फिर धीरे धीरे होते होते कम नॉर्मल होती चली गई। फिर मुझे लगा ये कैसा। ऐसे ही एक बार और हुआ, मैं एक जगह कहीं पे मेडिटेशन करता था, बहुत डीपली मेडिटेशन कर रहा था जी। तो मैं सो गया वहाँ पे। सोने के बाद में पता नहीं क्या टाइम आधी रात ही थी, तो उस समय मुझे लगा कि मैं अपने शरीर से, सोए हुए शरीर से ऊपर उठ गया, इतना कोई आप महसूस कर रहे थे? हाँ, 2 फीट के आसपास मैं ऊपर उठ गया जी। और उसमें मुझे लगा कि ये क्या हुआ। अब मैं दीवार के साथ में मेरा पलंग था, तो मैंने अपना हाथ को ऐसे किया, तो मेरा हाथ दीवार से आर पार चला गया। और इस सच में आपने महसूस किया? ये महसूस किया, बिल्कुल। फिर मैंने अपने पैर को भी ऐसे किया, दीवार के आर पार निकल गया। फिर मैं तैरने लगा वहां पे हवा में, इधर उधर दाएं बाएं। मैंने देखा कि मेरी बॉडी यहाँ पे लेटी हुई है पलंग के ऊपर, और मैं दाएं बाएं इधर उधर ये सपना हवा में तैर। ये सपना नहीं था, ये रियल था। और फिर मुझे देखा शरीर तो मेरा वहां पे लेटा हुआ था पलंग के ऊपर, आसपास देखा मुझे, तो फिर वो ये जो था एक्सपीरियंस, ये भी बड़े कमाल का था। तो ऐसा मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस में मुझे कितनी बार होते रहे हैं। जब मेडिटेशन होता है ना ज्यादा, तो हो जाता है। ये तो है, क्योंकि सर आप जितने एडवेंचरस हो, अभी हमने कुछ फोटोज देखी आपकी, आपने स्काई डाइविंग करी है, फौज की ड्रेस लाई है, तो ये देखना एक आर्टिस्ट को इस फ्रेम में इमेजिन करना ही बड़ा मुश्किल है। ऐसे आर्टिस्ट बड़े सिक्योर रहते हैं, अपने आप को संभाल के बचाते हैं कि नहीं यार लगभग जाएगी, यही हाथ है हमारे, इसी से चीज बनानी है। आप लेकिन बेबाक हो एकदम। तो मैं तो बहुत बोल्ड किस्म का हूँ जी। लोगों को लगता है कि शांत है, ये शांत तो मैं हूँ ही जी, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन साथ में बोल्ड भी बहुत ज्यादा हूँ। मुझे मतलब कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, मैं डरने वाला हूँ नहीं। कितनी बार लाइफ में ऐसे एडवेंचर हुए हैं, जैसे जान पूछ के मुझे तो मौका मिलना चाहिए, मैं तो वही उसी समय तैयार हूँ एडवेंचर के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ एडवेंचर तो हर एक का चल रहा है, बचा हुआ नहीं है कोई भी इंसान। हर इंसान एडवेंचर के बीच में से गुजर रहा है। क्यों? अब जैसे मैं हूँ, मेरी इस समय इतनी एज हो गई है, कभी मैं छोटा बच्चा भी रहा हूँगा, उससे छोटा बच्चा था जब मुझे चलना भी नहीं आता था, और होते 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 मेरी एज ये हो गई है, तो वो मेरा बचपन कहाँ गया? सही बात, मर गया ना वो बचपन, लेकिन इस तरीके से मरा कि वो पता ही नहीं चला हमें। ये एग्जिस्टेंस जो है ना, ये हमारे साथ में खेलता है और बहुत बढ़िया जबरदस्त तमाशा कर रहा होता है, इंसान को जबरदस्त तरीके से नचारा होता है। सही बात है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। क्यों? वो ग्रेजुअली थोड़ा 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 करके होता है। अगर एकदम से कोई हो, बचपन से हो, एकदम से उसको जवान कर दे, तो एकदम लगेगा कि ये क्या हुआ, ये क्या हो गया। जवानी से एकदम बुढ़ापा कर दे तो पता लगेगा कि ये क्या हुआ। तो होता क्या, यही तो कहते हैं माया। धीरे 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 इस तरीके से होता है, इस तरीके से होते होते आदमी को पता भी नहीं चल पाता, सब कुछ होता चला जाता है। बच्चा जवान हो जाता है, जवान से बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होने के बाद वो विदा हो जाता है इस दुनिया से। तो ये तो होना ही होना है, मुझे इसका अच्छी तरह पता है, और मेडिटेशन करता हूँ इस वजह से और ज्यादा अच्छी तरीके से पता है। सही बात है। मेडिटेशन से मतलब मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलीजन ठीक है, वो एक अलग क्रियाएं हैं, लेकिन मैं तो मेडिटेशन इस विज्ञान की बात कर रहा हूँ। तो ये सब जब मैं जानता हूँ तो डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। कोई बात ही नहीं। आपको किसी चीज से डर लगता है सर? नहीं, किसी चीज से नहीं। कोई ऐसा डर नहीं आपको? ना कुछ ना डर है, ना ही कोई वो है रिपल्सन है, कुछ भी नहीं। क्या सब लगता है, सब मजेदार लगता है। सब अच्छा लगता है। बहुत बार लाइफ में ऐसे चांस हुए हैं। अब जैसे मैं एडवेंचर किस्म का कभी मैं जैसे आर्ट कैंप में गया तो समुद्र के नीचे से चला गया, बहुत गहराई में चला गया। फिर या कभी पैरासेलिंग करने का मौका मिला तो वहां पे वो पैरासेलिंग कर रहा हूँ। कभी अभी लास्ट ईयर में दुबई गया था तो वहाँ पे मैं स्काई डाइविंग की थी। अब ऊपर हवाई जहाज में से उड़ते हुए वहां से कूदना तो वो बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस। तो देखने में लगता कि अरे हवाई जहाज में से कैसे कूदेंगे, बड़ा डर, ये डर है। अगर डर क्या, डर तो अगर इस डर को मानते हो तो वो तो हर क्षण है। कौन सा क्षण ऐसा है कि जब डर ना हो? हम सांस ले रहे हैं, सांस ली हमने, छोड़ी, सांस ली, छोड़ी। कई बार ऐसा हो सकता है कि सांस की नली ब्लॉक हो जाए एकदम, तब क्या होगा? सही बात, आगे 3-4 मिनट में निपट जाएगा आराम से। हाँ, तो जब ऐसा हर किसी भी क्षण हो सकता है तो फिर डरना किस बात का? तो वो तो होना ही होना है। देखो, जब हमने पहला सांस लिया है
तो उसके बाद से उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब जो सांस हमारे कम होते जा रहे हैं, गिनती शुरू हो गई, उल्टी गिनती शुरू हो गई। लेकिन लोग समझते नहीं है कि इल्यूजन में रहते हैं। और किसी को अगर लगता भी ऐसा मरने जैसा कि मर जाएंगे, तो वो उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाग नहीं सकते ना, भाग सकते नहीं। सही बात। कोई शराब पीता है, कोई अपने आप को बहका देता है, बहकाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ना तो बहकने वाले लोगों में से हूँ, ना तो सामना करने वाले लोगों में से हूँ। कि ठीक है, जब हमने पहला सांस लिया है तब आखिरी भी तो आएगा। सही बात। कि आखिरी सांस ऐसा होगा कि हमने सांस छोड़ दिया, उसके बाद ले ही नहीं पाएंगे हम सांस, कितनी भी कोशिश कर लेंगे। जो वो क्रिया होती है वही तो मृत्यु होती है। और मुझे असल में मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, क्यों, जो एग्जिस्टेंस ने जो कुछ ये दिया है, जो परमात्मा है, परमात्मा से ज्यादा अच्छा शब्द मुझे एग्जिस्टेंस लगता है। ये अस्तित्व जो है यही है परमात्मा। मैं किसी आकार में या किसी इस चीज को नहीं कहता, ठीक है, वो आकार में जिसको जब मानना मान ले। लेकिन मुझे एग्जिस्टेंस, ये सब कुछ अच्छा लगता है। ये जो मेरा हाथ यहाँ से ऐसे जा रहा है, इसके बीच में भी बहुत कुछ है। परमाणु, इस हवा के अंदर भी पता है कितने जीव हैं, कितनी चीजें, सही बात, अनंत जीव हैं। अब जैसे मैं इन चीजों के लिए मैंने बड़े कीमती माइक्रोस्कोप खरीदे, देखा हुआ मैंने उसके अंदर क्या क्या होता है। अच्छा। तो इतनी चीजें दिखती हैं कि यार कमाल, चमत्कार दिखता है। मतलब आपकी साइंस में भी इतनी ज्यादा इंटरेस्ट बना रहा है? मुझे जीवन में इंटरेस्ट है, इस अस्तित्व में इंटरेस्ट है। माइक्रोस्कोप से मतलब खाली साइंस नहीं, मतलब ये जानने के लिए कि देखिए ये है क्या ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब अच्छा, और फिर खुश भी हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन मिला है, आदमी को लगता है कि बड़े एज बढ़ते बढ़ते बूढ़े हो जाएंगे और बूढ़े को मर जाएंगे। मैं कहता हूँ फिर क्या हो जाएगा? अरे मुफ्त में मिला है ये जीवन, क्या हमने इसका कुछ पेमेंट किया है? नहीं सर, कुछ भी पेमेंट नहीं किया। मुफ्त में अगर हमें मिल गया, तो अगर ये मुफ्त में चला जाए तो इसमें गलत क्या है? सही बात है। मैंने अपने फैमिली में भी कहा हुआ है कि जब मेरा आखिरी समय हो, मैं विदा हो जाऊं, तो घर में किसी को रोना भी मत। रोना तो कहीं दूर जाके रो। मेरे पास में रोने की जरूरत नहीं है। उस दिन अपना शानदार दावत उड़ाना, हलवा खाना, पकौड़ियाँ खाना, चाय पीना, ऐश करना, एंजॉय करना। सर ये बात बोलनी बहुत बड़ी बात है, सोचना। तो मैं तो देखो, मुझे तो यही पसंद है कि अगर किसी को मेरी मृत्यु पे अगर कोई आना चाहता है तो खुशी खुशी आए, मजे करे, एंजॉय करे, खुश होता हुआ जाए। क्यों? क्योंकि यही नियति है। सही बात। ये ऐसा होता ही होता है और होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता। कोई दुनिया में कोई ना तो रोक पाए। जिनको हम इतना बड़े महानतम दिव्य आत्मा, यहाँ तक कि भगवान मानते रहे हैं, राम है, कृष्ण जी है, शिव जी है, इतनों को मानते रहे, पृथ्वीराज चौहान हुए, महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी हुए, कौन बच पाया? सही बात है सर। कोई अब तक तो कोई बचा नहीं है। तो अगर कोई जिसको हम इतना बड़ा मानते हैं, भगवान तक मानते हैं, उनमें से कोई बच पाया? कोई भी नहीं बच पाया। प्रकृति का नियम ना तो बच पाया, ना बचेगा। तो हम भी कोई उनसे कोई अलग नहीं है। बिल्कुल, हम भी उन्हीं के जैसे हैं। तो ये तो खुश होने वाली बात है कि हमें निकाल के एक तरफ अलग दायरे में नहीं रख दिया। तुम नहीं मरोगे, तुम जाओ, तुम नहीं मरोगे, एक जैसे हैं सब। हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिसपे सब लोग, बड़े से बड़े, छोटे छोटे लोग जा रहे हैं। तो अच्छी बात है ये। और मैंने एक बात और देखी है, केवल जो जिंदगी जी सकते हैं वो केवल बहादुर इंसान ही जीवन जी सकता है। कायर तो डर के मारे पहले ही मारा चला जाता है। बहादुर इंसान जिंदगी जीना ही तो वो बहुत साहस की बात है। बहादुर जिसको मरना आता है वही जिंदगी को जी सकता है, बाकी केवल मरते चले जाते हैं, जी नहीं सकते। अब मैंने जैसे मैं आर्ट कैंप में गया, तो वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अब देख रहे हैं वो स्काई डाइविंग कर रहे हैं, हवाई जहाज में उससे कूद रहे हैं, या उसमें समुद्र के नीचे जा रहे हैं, या पैरासेलिंग कर रहे हैं। उनको डर लगता है कि अरे ऊपर से गिर गए तो क्या हो गया। अरे भैया गिर तो रहे हो, कंटिन्यू, जरा आंखें खोल के देखो, गिर तो रहे हो। कौन ऐसा है बंदा है जो नहीं गिर रहा है? जन्म जब हुआ, जन्म के होते के साथ ही आदमी गिरना शुरू हो जाता है। तो ये बात होते के साथ ही आदमी, इंसान का मरना शुरू हो जाता है। ये बातें आपके साथ के लोगों को समझ में आती है जब आप ये बातें बोलते हो? तो भाई कोई समझता है, कोई किसी को फालतू लगती है, किसी को लगता है नहीं यार, अरे पैग लगाओ और सिगरेट पियो, मजे करो। किसी को यूँ लगता है, वो देखना भी नहीं चाहते इस तरफ। तो क्यों नहीं देखना? मैं कहता हूँ देखो, अगर हमें यहाँ से बम्बई जाना है तो कम से कम 1-2 दिन पहले तो तैयारी करनी पड़ती है ना।
सही बात है। इसी तरीके से जब हमें मृत्यु में जाना है तो कम से कम कुछ समय पहले तैयारी तो कर लो ना, कि जब हम हमारे प्राण निकले तो उस समय ऐसा ना लगे कि ये क्या हो रहा है। हाँ। तब उनको लगता है, ऐसे लोगों को, अरे अच्छा हम जिंदे थे। तब उनको ये लगता है अब हमारा मरण हो रहा है, इससे पहले हम जिंदे थे। अरे नहीं, हर क्षण जन्म और मृत्यु हर क्षण होती रहती है। हर क्षण, एक एक क्षण, सांस हम लेते हैं, जीवन आ गया, सांस छोड़ा, मरण आ गया। हर क्षण सभी के साथ में चल रहा है। कौन बताए, एक एक कण कण के अंदर ये जो, जिसको है ना, जैसे ये मेरे 2 हाथ है, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक हम सोचते हैं कि कुछ भी नहीं खा लिया, नहीं, बहुत कुछ। हर चीज में जीव है। जरा थोड़ा सा एग्जाम्पल ले, थोड़ी इससे स्थूल चीज है, पानी ले लो। पानी दिखता है, पानी में क्या है, साफ सुथरा पानी है, लेकिन उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखो, पता चलेगा कि इसके अंदर कितने जीव हैं। पानी के अंदर जीव, हर चीज के अंदर जीव है। हम जो बोल रहे हैं, बोलते हुए हमारे सांस की गर्मी से पता नहीं कितने जीव विदा हो रहे हैं, कितने जीव मर रहे हैं। हर क्षण अनंत ये चलता है और चल रहा है और कभी रुक नहीं सकता सिलसिला। बिल्कुल। पूरा पूरा एग्जिस्टेंस ये सांस लेता है, ये जीवंत है। हमें लगता है कि क्या जीवंत है, कुछ भी नहीं, जीवंत है ये। जब ये सांस लेता है, ऐसे सांस लिया, तो पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ती है। कुछ अच्छा हो रहा होता है, हर तरफ हरियाली छा जाती है, हर तरफ लोग, दुनिया में खुशी छा जाती है। लेकिन किसी क्षण जब सांस छोड़ता है अस्तित्व, उस समय कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ और त्राही मची है, कहीं, तो ऐसा होता है। तो हर क्षण ये एग्जिस्टेंस सांस लेता है, छोड़ता है, सांस लेता है, छोड़ता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, ये प्रक्रिया चलती है। सर, अभी आपकी क्या इच्छाएं हैं कि मैं ये चीजें तो अचीव करना चाह रहा हूँ, जिसके लिए अभी आप काम कर रहे हो, आर्ट फील्ड की अगर हम बात करें तो? हाँ जी, देखो, मैं तो सब चीजों से खुश हूँ। जो हो रहा है ना, हाँ, ये सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। अच्छा। मैं खुश हूँ। जो आपने कहा कि क्या चीज और होनी चाहिए, अब मैं देखता हूँ कि इससे अच्छा और क्या हो। अच्छा तो जीवन जी रहा हूँ, खुशी, खुशहाल और आनंदित जीवन में जी रहा हूँ, और क्या चाहिए, बस ऐसा चलता रहे, ठीक है बस। अब मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के वॉशरूम वगैरह जाके एक्सरसाइज करता हूँ जी। उसके बाद में नहा धो के मेडिटेशन करता हूँ। उसके बाद में पेंटिंग पे आ जाता हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ, म्यूजिक चलाता हूँ, और अपना शानदार गुजरता है। जब तक मैं अपने ईजल पे होता है, कैनवास पे, तब तक आनंद ही आनंद आ रहता है। मतलब यूँ लगता है और क्या चाहिए। खाना वो प्रॉपर मिल जाता है, पहनना वो प्रॉपर मिल जाता है जी। काम मेरा मनपसंद है। सही बात है। मैं थकता मैं नहीं, काम करते हुए कभी थकान नहीं होती, तब और बल्कि और एनर्जी ही मिलती है। क्योंकि जब काम करके जब खुशी मिलती है, तो वो जो एनर्जी है वो बहुत कीमती होती है। लोग क्या करते हैं, नहीं तो मोस्टली काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अब ये बहुत कर लिया, अब तो हमें रेस्ट करने के लिए कहीं जाना, आउटिंग पे जाना है। हाँ। मुझे लगता है यार ये आउटिंग ही हो रही है, हाँ। इसमें इतनी खुशी मिल रही है, हम अपने काम में ही खुश हैं, अपने काम में खुश हूँ, और काम के द्वारा ही मेरा मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होता है। पूरी दुनिया में मैं घुमा भी हुआ हूँ, नेम फेम पैसा वगैरह सब इसी से आ रहा है। सही और क्या चाहिए। सही बात है। तो इससे बढ़िया और मुझे तो लगता नहीं कि और कुछ और क्या होना चाहिए। कौन कौन से गाने सुनते हो सर आप? मैं सुनता हूँ, मुझे वो गाने पसंद है अगर जिंदगी से संबंधित, जीवन से संबंधित, थोड़े फिलोसफिक गाने हो, फिलोसफिक हो, और वो थोड़े फिलोसफी, जैसे मेरा एक आपने मेरे मोबाइल में रिंगटोन भी देखी होगी। जी हाँ, है ना, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, यूं ही आते हैं जग में, यूं ही शाम ढले। तो ये शायद लुधियानवी ने जो लिखा है, क्या गाना लिखा है, और क्या सुंदर गाया है, कितना प्यारा म्यूजिक है, कितनी जबरदस्त फिलोसफी है उसके अंदर कि यूं ही आते हैं जग में और यूं ही शाम ढल जाती है, क्या और सब लोग विदा हो जाते हैं। सर आप अपना कुछ लिखा हो सुना दीजिए थोड़ा सा। हाँ, लिखा है मैंने, वैसे तो मैंने बहुत लिखा है। असल में होता क्या है, जब मैं पेंटिंग बनाता हूँ वो खुशी की उसमें बनाता हूँ, बिल्कुल, और लाइफ का जो दूसरा फेज आता है दुख का, तो उस समय भी मैं लिखता हूँ जी। और वो जो लिखा जाता है, तो वो लिखा तो नेगेटिव से जाता है, दुख से शुरुआत होती है, लेकिन उसका अंत हमेशा पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव होता है जी सर। ये मेरे साथ में, क्यों अंदर वो पॉजिटिव है। अब इंसान तो मैं भी हूँ, अब अगर काटा है तो वो तो मुझे भी चुभेगा, पैर में चुभेगा तो दर्द होगा, तो मुझे ये तो है नहीं कि दर्द नहीं होगा,
कि जी जो इनलाइटेंड है उनको कोई दर्द नहीं होता, जो सामान्य आदमी उन्हीं को दर्द होता है, ऐसा नहीं होता। जो अच्छे जागरूक इंसान है उनको भी दर्द होता है, लेकिन वो दर्द को बड़े अच्छे से संभाल लेते हैं। जैसे कुछ वर्षों पहले मेरे इस पैर में कुछ दर्द होना शुरू हुआ, पैर के बीच में, तलवे में। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा, कुछ समय मेडिसिन दी, उसके बाद में भी ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा इसमें इंजेक्शन लगेंगे, इसमें 5 बार इंजेक्शन लगेंगे, 2-2 करके इंजेक्शन। अच्छा, ठीक है आप शुरू कर दो। हाँ। अब उन्होंने कहा कि उन्हें इंजेक्शन लगाने लगे जब, तो उन्होंने कहा उधर देखो। मैंने क्या, किस तरफ, उधर देखो। मैंने कहा उधर क्यों? अरे मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ ना यहाँ पे। इंजेक्शन लगाऊंगा तो दर्द होगा तुम्हें, और इसलिए उधर देखो। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बेफिक्र होकर लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, बेफिक्र होकर, दर्द तो होना ही होना, दाएं देखो चाहे बाएं देखो, चाहे इस तरफ देखो, दर्द तो। दर्द से डरता कौन है? मैं दर्द से डरने वाला लोगों में से नहीं है। तो उन्होंने लगाया इंजेक्शन, धीरे से लगाया और नीचे अंदर हड्डी तक पहुंचा दिया। लगाया और बस 2 इंजेक्शन लगाए, खुश। 5 बार इस तरीके से लगाए। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? क्या दाएं बाएं हम देखें तो क्या दर्द कम हो जाएगा? सही बात है। अरे उसका भी आनंद लेना चाहिए, उसको सहन करो, उसको देखो। ये हमेशा ये मौका आने वाला नहीं है। ये तो काफी वर्षों पहले की बात है, अभी इतने वर्षों से अब ठीक है आपका पहले। हाँ, वो हो गया था बाई चांस कुछ तो ऐसा है। मतलब दर्द से डर के भागना नहीं चाहिए, हर चीज को सहन करना चाहिए। और सहन करके जब आदमी अच्छे बैलेंस से, पूरी तरह के बैलेंस से उसको सहन कर लेता है, तो वो भी उसके लाइफ का एक अनुभव बन जाता है। और मैं तो आर्टिस्ट हूँ, इसलिए हर चीज को उसमें कहता हूँ, उसमें मैं पेंट कर देता हूँ। सर अभी के लिए, अगर अभी जो स्टूडेंट्स हैं, आर्ट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इस फील्ड में आके करियर बनाना कितना मुश्किल है? देखो, उनके लिए क्या आप अपनी सीख देना चाहते हैं? हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है जी। किसी के लिए ये आसान है, किसी के लिए दूभर है। जिसका शौक है आर्ट में, वो एक जगह पे तो संतुष्ट होगा, वो है पेंटिंग बनाना। उसको एक जगह पे तो शांति मिलेगी, बड़ा अच्छा हुआ मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। कुछ लोगों का क्या होता है, पेंटिंग के द्वारा पैसा कमाना है, नेम फेम कमाना है, तो वो करते जुगाड़बाजी। वो आर्ट क्रिटिक के पीछे भागेंगे, गैलरी के पीछे भागेंगे, बायर्स के पीछे भागेंगे, वो यानी जुगाड़ वो करते रहेंगे। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ, जरूरी है, पैसा भी बहुत जरूरी है कि रंग नहीं तो कैसे आएगा, मुफ्त में थोड़ा देगा कोई। सही बात है। तो यहाँ तक तो वो ठीक है, यहाँ तक का तो वो करे। और उसके बाद में फिर ज्यादा वो ये मोह ना करे कि भैया हमें तो नेम फेम सारा कुछ मिल जाए। हमसे जैसे एक बार 20 साल पहले, 22 साल पहले सिलसिला शुरू हुआ था कि अपने बच्चे, हर कोई अपने बच्चों को क्रिकेट में ले जाना है। क्रिकेट में ले जाना क्यों? सचिन तेंदुलकर इतना पैसा कमाता है, इसलिए उसको वहां पे लेके जा, इसको भी। तो ये नहीं, हर कोई देखो जिसका इसमें पैशन है उसी को आना चाहिए, पैशन को आना। और नहीं तो और बहुत सारे पैसा कमाना है, बहुत सारे और प्रोफेशन है, बिजनेस है, बिजनेस करो, उसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल, पैसे कमाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसके तरीका अलग है। बिजनेस करो ना उसके लिए। क्यों ये चाहते हो कि आर्ट्स के थ्रू, इसके थ्रू तो अपने आप पे जो इतना बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात, कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूँ, जो आज के जो यंग आर्टिस्ट हैं, जो यंगस्टर हैं, उनको सच्चाई से, ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए, लगातार काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कभी कि बीज बोया और उसी समय फल उगाए। सही बात है, प्रोसेस, तो प्रोसेस, प्रक्रिया होती है ये। बिल्कुल। इसी तरीके से ये जो जीवन है, जीवन में आर्ट है, आर्ट प्रोफेशन है, ये भी प्रक्रिया है, लगातार काम करते रहो। ये प्रकृति के कुछ नियम है, वो समझ लेना चाहिए। अगर कहीं पे प्यास लगी है तो समझ लो पानी कहीं ना कहीं है। भूख लगी है तो समझ लो कहीं ना कहीं भोजन है। ये प्रकृति के नियम। कहीं ना कहीं अगर लगातार मेहनत हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो समझ लो सफलता कहीं ना कहीं है। सही बात है। तो आर्टिस्ट लोगों, जो यंगस्टर हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि वो काम करें, लगातार करें, ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें, कहीं ना कहीं सफलता छिपी होगी। बिल्कुल होगी। गड्ढा खोदोगे जब, तभी तो कुएं में से पानी निकलेगा। सही बात है सर। ऐसे कैसे निकल जाएगा यूं ही? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, जिसके अंदर पैशन है, नहीं है इसका ना, जिसके अंदर पैशन है वो तो आर्ट में आ जाए, और जिसका पैसा कमाना है वो किसी बिजनेस लाइन में चला जाए जिसमें खूब पैसा है। होते हैं बिजनेस ऐसे।
सही बात है। तो आर्टिस्ट को पहले कला के लिए डिवोटी होना चाहिए, और उसके बाद में जो कुछ मिल जाए वो प्रसाद समझ लो। सर मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि इंसान को सुसाइड नहीं करना चाहिए, हमेशा साहसी रहना चाहिए चाहे कोई भी सिचुएशन आए। लेकिन अगर जैसे आपने विंसेंट वैन गॉग की बात करी, तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी भी क्या उनकी मनोदशा रही होगी, उस पॉइंट पे आके आर्टिस्ट इतना टूट गया कि उसने पिस्टल लेके अपने आप को शूट किया। ये कोई आसान बात नहीं है। तो ये भी तो प्रेशर में बनाया गया, सोसाइटी उस वक्त उनका साथ नहीं दी, चीजें हैं। देखिए, कलाकार जो होता है उसके दो दुनिया होती है, एक उसके अपने अंदर की, दूसरे उसके बाहर की दुनिया से ठीक है, उसको इकोनॉमिकल कुछ पॉइंट चीज़ें चाहिए, उस चीज़ें रंग ब्रश कैनवस वगैरह आएंगे, और एक अंदर की दुनिया होती है जिसके द्वारा वो अपनी कलाकृति को निर्मित करता है। विंसेंट वैन गॉग के केस में ये हुआ, उनका जो छोटा भाई था थियो, वो उनकी हेल्प करता था, उनको जितना जैसा संभव उनको दिया करता था जी। लेकिन विंसेंट वैन गॉग को शायद उससे ज़्यादा कुछ चाहिए था, ये समाज से रिकॉग्निशन चाहिए था, या उसको प्रेम चाहिए था, या कुछ ऐसी चीज चाहिए थी। तो मैं ये समझता हूँ आज आर्टिस्ट को इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए दुनिया के ऊपर जी, कि दुनिया रिकॉग्नाइज करेगी तभी हमारा काम चलेगा, तो नहीं करते तो ना करे। पेंटिंग तो बना रहे हैं ना जी, थोड़ा बहुत जो पैसा मिल रहा है भाई के थियो के थ्रू मिल रहा है, काफी है, ठीक है, भूखा तो नहीं मर रहा ना। सही बात है। अच्छा, अगर रिकॉग्निशन की तरह का मिलने का मतलब है कि आर्टिस्ट दुनिया की तरफ देख रहा है, दुनिया तो अपने मस्ती से जीती है जी, उसको मनोरंजन मिल लगता है कोई तो ठीक है, वहाँ पे वो आगे पीछे घूमती है, नहीं तो छोड़ देती है। तो आर्टिस्ट को इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए दुनिया के ऊपर, उतना डिपेंड होना चाहिए कि खाने को मिल रहा है, ठीक है, रंग बरस कैनवास वगैरह मिल रहा है, ठीक है, अब रिकॉग्नाइज करती है या नहीं करती है वो दुनियादार है, उसके पीछे इतना भागना नहीं चाहिए जी। सर एक सवाल जी अच्छा लगता है, ये रह गया था। सर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आर्टिस्ट का नाम क्या जब होता है, जब उसके मरने के बाद, या जब वो बूढ़ा होने लगता है तब उसका नाम होता है? नहीं, वो कभी भी हो जाता है जी, कभी भी हो जाता है। एक तो नेचुरली कभी कभी हो जाता है कि कोई आर्टिस्ट काम कर रहा है और उसका नाम हो गया है, और कभी कभी उसको एफर्ट करना पड़ता है, यानी कि जो क्रिटिक है, मीडिया है, उसके आगे पीछे घूमे तो उसके थ्रू भी हो जाता है, नाम हो जाता है। हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो नेचुरली जो होता है वही ज़्यादा ठीक है। मीडिया के आगे पीछे तो वो खरीदा हुआ कब तक चलेगा वो, तो वो तभी तक चलेगा जब तक आप उनको खरीदते रहोगे। तो आपने खरीदना बंद किया, किस्सा खत्म, बात खत्म। बिल्कुल सर। हाँ, अभी आपने कम कर दिया एग्जीबिशंस में जाना, इनोवेशंस में जाना? हाँ, मैं एक पेंटिंग बना रहा था, काफी बड़े साइज की पेंटिंग बना रहा था मैं, तो उसमें मैंने मतलब बनाना शुरू किया, तो फिर मुझे लगा कि अब बहुत बार लोग इनोग्रेशन के लिए बुलाते थे, तब मुझे लगा कि यार इतना सारा समय अगर मैं इनोग्रेशन में दूंगा तो पेंटिंग कब बनेगी, कब बनाओगे? एक दिन तो लग ही जाता है पेंटिंग उसमें, इसका इनोग्रेशन में या कहीं पे जाने में पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी अब बंद करते हैं, पेंटिंग में पूरा कंसंट्रेट करें। तब क्या हुआ, तब वो जो बुलाने वाले थे वो नाराज होने लगे कि बताओ पता नहीं क्या समझते हैं, ईगो वगैरह वगैरह। अच्छा, ईगो नहीं यार मैं बिजी हूँ पेंटिंग में, ये नहीं कि मैं आराम से अपना मजे कर रहा हूँ, नहीं, मैं पेंटिंग में बिजी हूँ, पेंटिंग बहुत जरूरी है करना कंप्लीट। तब मैंने फिर कम कर दिया। वही बात, उसके बाद में जब पेंटिंग कंप्लीट हुई मैं फिर लोगों से मिला जुलना शुरू कर दिया, लोग मेरे पास में आते भी, यहाँ पे फोन पे बहुत सारी बात होती है, वीडियो कॉल भी होती है, तो कटा हुआ नहीं हूँ समाज से। ये मीडियम बड़ा अच्छा है जो आजकल जो फोन आ गया है, हाँ इससे जुड़े हैं तो उससे। हाँ, आपको सोशल मीडिया कैसा लगता है एक आर्टिस्ट के लिए? अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन डिफरेंट भी हो गया है। तो पहले के ज़माने में देखिए, अगर 40 साल पहले, 35 साल पहले तो डिफरेंट था जी, और अब बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ये एक हेल्प है एक आर्टिस्ट के लिए या एक डिस्ट्रैक्शन है? ये दोनों ही चीज़ें हैं जी। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ, देखो पहले जो मीडिया था, पहले अगर कोई आर्टिस्ट एग्जीबिशन कर रहा है तो मीडिया के लोग आते थे और अपना क्रिटिसिज्म करते थे, न्यूज़पेपर्स में प्रिंट होता था, लेकिन और उनका पेमेंट जो है मीडिया करता था, न्यूज़पेपर करता था, मैगजीन्स करती थी जी। समय बदला,
के बाद में न्यूज़पेपर मीडिया वगैरह ने क्या किया, फैशन की उसके फैशन की काफ़ी चीज़ें आने लगी, क्रिकेट की आने लगी, फिल्म की आने लगी, आर्टिस्ट नज़ारा होता चला गया। तो यहाँ पे फिर बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये कैसा समाज है, मतलब उस समाज में मतलब ग्लैमर यानी ऊपर सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ें बस यही चलेंगे। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ, फिर ट्रैक बदला गया, आर्टिस्ट लोगों का और क्रिएटिव वगैरह ने फिर जो मीडिया है उनका पेमेंट छोड़ दिया, आर्टिस्ट लोग डायरेक्ट करने लगे। क्रिटिक को बुलाया कि जी हमारे एग्जीबिशन है, इसके बारे में कुछ शब्द लिख दें, वो आर्ट क्रिटिक लिख देते हैं, उसके बदले आर्टिस्ट पेमेंट कर देता है, बस हो गया। सही बात है। तो ये अब ये चल रहा है, इस मुकाम पे पहुंच गया मीडिया। तो जैसे अभी कंटेम्प्रेरी चल रहा है, अब बहुत सारे जो नए आर्टिस्ट हैं बहुत सारे मीडियम्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और कहने को ये बहुत ज़्यादा इतनी फ्रीडम भी हो गई कि सब चीज़ को ही कंटेम्प्रेरी आर्ट बोल के दिखाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो आपकी समझ से अभी कंटेम्प्रेरी क्या है? देखिए कंटेम्प्रेरी समय के हिसाब से चेंज होता रहता है जी। अब से 100 साल पहले देखे तो कंटेम्प्रेरी कुछ और था, 2 साल पहले कुछ और था। तो इस तरीके से वो तो समय के हिसाब से चेंज होता है और होना भी चाहिए। सही बात। अच्छा ही भी यही है कि समय के अनुसार चेंज होने, तो कब तक वो सदियों तक यूं ही चलता रहेगा क्या? तो चेंज हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो और इसमें मैं ये भी देख रहा हूँ जब लेटेस्ट मीडिया आता जा रहा है, आर्टिस्टों के लिए भी ये बहुत अच्छा है जी। और लेटेस्ट मीडिया को आर्टिस्ट लोगों को एक्सेप्ट कर भी लेना चाहिए। सही बात। अगर ये एक्सेप्टेंस नहीं होती पहले के ज़माने से, तो आदमी आर्टिस्ट में पे पेड़ों पे बैठा होता या गुफाओं में बैठा होता, कोयले से बना रहा होता। तो उसके बाद में विकास हुआ, फूलों से रंग बनने लगे, मिट्टी से रंग बनने लगे, उसके बाद में और विकास हुआ, वाटर कलर बनने लगे, ऑयल कलर बनने लगे, एक्रिलिक बनने लगे, और होते होते यहाँ तक दुनिया 21वीं सदी तक आ गई है। अब जैसे पहले लिथोग्राफ होता था, एसिंग होती थी, और बहुत सारे मीडिया से लिनोकट वगैरह से होता रहा, अब डिजिटल मीडिया से भी हो रहा है, डिजिटल प्रिंटिंग। तो यानी कि साइंस इसके अंदर सम्मिश्रित हो गई। अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है, करो एक्सपेरिमेंट। हाँ, एक और माध्यम आ गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। आर्टिस्ट के हाथ में एक ब्रश और आ गया, एक नया ब्रश आ गया, साइंस आ गई, तो उसमें गलत, हाँ टेक्नोलॉजी, तो इसमें गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। और कंप्यूटर एज आने पे तो बहुत चेंज होने शुरू हो गए, और उसके बाद में अब नया आया एआई सर। हाँ, ये और मजेदार बात होगी। तो मतलब मैं ये नहीं सोचता कि आर्टिस्ट को वहीं तक स्टक हो जाना चाहिए कि नहीं भाई हम तो ऑयल पेंटिंग है बस वहीं तक। तो नहीं, ये डिजिटल मीडिया है, इसको भी देखना चाहिए, आजमाना चाहिए, और कोई इसको रोक नहीं सकता। कभी रोक पाया, कभी कंप्यूटर के उसमें कहते थे कि जमाने में ये जब आना शुरू हुआ कि अरे कंप्यूटर तो बहुत नुकसानदायक है, ये तो टाइपराइटर को खा देगा, समाज में 100 लोगों का काम ये अकेला कंप्यूटर करेगा। मना करते करते भी आ ही गए ना, आ ही गया। इसी तरीके मना करते करते एआई भी आएगा ही आएगा। सवाल नहीं पैदा होता कि इसको रोका जा सके। तो आर्टिस्ट को डरना चाहिए एआई से? नहीं, उसका यूज करना चाहिए। 2 चीजें हैं, या तो ये हमारे नेगेटिव करेगा, हाँ, या पॉजिटिव करेगा। अगर पॉजिटिव करता है अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर नेगेटिव करता है तो समझ लो इसको हमें सीढ़ी बना देना चाहिए, सीढ़ी बना के और आगे बढ़ो। हाँ, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगा ना, जो चीज आप सोच रहे हो वो पहले ही आप उसको प्रॉम्प्ट डाल के लेके आ सकते हो। और वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि इंसान क्या करता है। जो चाकू होता है छुरे से वो भी काटी जा सकती है, सब्जी भी काटी जा सकती है, और छुरे से किसी का कत्ल भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई अच्छा इंसान है, क्रिएटिव इंसान है, तो वो क्रिएट करेगा। कोई थर्ड क्लास मतलब नेगेटिव अप्रोच का आदमी है तो वो उसको कोसता रहेगा, नेगेटिव समाज के सामने रखता रहेगा। तो दोनों चीजें, हमेशा दोनों चीजें होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव लोग नेगेटिव क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव क्रिएट करते हैं। सर जैसे मैंने आपके काम को फॉलो किया है, तो आपने कहा कि समय के साथ आगे बढ़ना जरूरी है, हाँ, बदलाव बहुत जरूरी है, हाँ, लेकिन आपके काम में एक चीज हमेशा रही है, वो है रियलिज्म। किसी भी चीज को एकदम रियलिस्टिक दिखाना। तो क्या समय के साथ आपने इस चीज को तोड़ने की कोशिश नहीं करी? देखिए, अगर मेरा देखे वक्त तो 1978 से मेरा शुरू होता है, तो तब से इतने चेंजेस आए हैं। कॉलेज फार्ट में गया, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें पता चली। उससे पहले कॉलेज फार्ट से पहले मुझे लगता था रियलिस्टिक ही सब कुछ होता है, मैं बहुत हाईली रियलिस्टिक पेंटिंग बनाई। जब कॉलेज में गया तब पता चला कि नहीं, ये समुद्र है। तब मैंने क्यूबिस्टिक स्टाइल में भी पेंटिंग बनाई। अच्छा,
अगर सरलिस्ट स्टाइल में, एब्स्ट्रैक्ट, बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किए, डिस्टोर्ट वगैरह, ये सब एक्सपेरिमेंट अगर मेरे देखें जी 80 से लेके अब तक के वर्क देखें तो बहुत बहुत चेंजेस है उनमें। अच्छा, मतलब ये नहीं कि भाई कि जो मैंने बनाया रियलिस्टिक बस वही काफ़ी है, नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ है। तो मैं तो एक्सपेरिमेंट करता रहा और अभी भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ। अब जो डिजिटल मीडिया से भी मैं काम करता हूँ। अच्छा, आप डिजिटल पेंटिंग भी करते हैं? हाँ, क्या बात। तो ये सब चल रहा है और मैं खुश हूँ। साइंस भी आ रही है। अब साइंस और आर्ट दोनों का कंबाइनेशन हो तो उसकी बात ही कुछ अलग होगी, होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, साइंस उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर है, सॉरी रोबोट है। रोबोट जो है ये पेंटिंग बना देता है। मैंने देखा है रोबोट को कि वो उसके हाथ में एक मतलब आर्टिफिशियल उसमें ब्रश है, नीचे कलर रखे हैं, इस तरफ कैनवास है, वो डिप करता है कलर में, वो जाता है वहाँ पे जो कुछ करना होता है, हाँ, प्योरिटी में काम करता है, फिर जाता है ब्रश को पोंछता है, फिर दूसरे कलर में डिप करता है, फिर वहाँ पे। तो इस तरीके से कंप्यूटर से बनने लगे हैं। तो इसका अब आगे क्या होगा, आगे आर्टिस्ट को इससे भी आगे स्टेप उठाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब उठाया था जब कैमरा ईजाद हुआ था। 1838 में कैमरा ईजाद हुआ था। जब कैमरा ईजाद हुआ तो आर्टिस्ट लोगों को लगा कि अरे यार ये तो आदमी को बना देता है, फेस ऐसे बना देता है, सीनरी बना देता है। तब उनको लगा कि नहीं यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। उन्होंने फिर अपनी जो बात वो थी सीमाएं उसको तोड़ना शुरू किया कि उन्होंने ये इस तरीके ये इम्प्रेशनिज्म वगैरह और इस तरह के और जो इज्म वो आने शुरू हुए, तो अलग अलग तरीके से उसमें डिस्टोर्शन आना शुरू हो गया और ये बड़े काम का सिद्ध हुआ। आर्टिस्ट जो था वो कैमरे से आगे चला और आगे चला, तो फिर उसके बाद में कांडिस्की ने कमाल कर दिया। जैसे कांडिस्की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना दी, पिकासो, विंसेंट वैन और बहुत सारे लोगों ने बहुत कमाल किए, वो कैमरे से भी आगे चले। तो इसी तरीके से अब जो होगा, अब भी यही होगा, जो डिजिटल है वर्क है, कंप्यूटर है, एआई है, इससे भी आगे आर्टिस्ट जाएगा ही जाएगा। हाँ, और लेकिन ये पक्का है, ये तो दौड़ है, कुछ समय के बाद में जो साइंस है उसको फिर एक्वायर कर लेगी, आर्टिस्ट को उससे फिर आगे निकलना पड़ेगा। हाँ। समय से आगे निकलना पड़ेगा। होता क्या है कि एक स्टेप बढ़ाया तो वहाँ पे फिर पीछे लोग फिर उसमें के अंदर स्ट्रगल होता है, वहां से आर्टिस्ट आगे निकलता है, फिर साइंस आ जाती है, फिर स्ट्रगल। इस तरीके से होता है और ये प्रक्रिया है और अच्छी है। सही बात। एक रोचकता पैदा होती है इससे जीवन में। नहीं तो सपोज जैसे पहले आर्टिस्ट थे, अगर ऐसा आर्टिस्ट नहीं होता तो आदमी अब ये आर्टिस्ट भी गुफा में बैठा होता। सही बात। और पेड़ पे लटका होता, लेकिन उसने काफी देखा, सोचा, समझा और उसने आगे स्टेप बढ़ाया है काम। तो अच्छी बात है ये। तो इससे ना डरना नहीं चाहिए, घबराना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए हमेशा। एक लाइफ में एक कंपटीशन होता है, कितना खूबसूरत, अच्छी बात है। चैलेंजेस आने चाहिए, चैलेंज आगे बढ़ेंगे तो नहीं तो अगर चैलेंजेस नहीं आते तो लोग वही मिनिएचर बना रहे होते, वही काम कर रहे होते और कुछ भी नहीं। सही तो चेंज आ रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपको कौन कौन से मास्टर्स अच्छे लगते हैं सर? मुझे एक दो मैंने राम कुमार जी के बारे में बताया, जैसे तो बहुत जबरदस्त कहा, उसी के बारे में। तो बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन उनका इतना नाम नहीं हो पाया और फिल्मी दुनिया के आर्टिस्ट बन के रह गए। अच्छा। और बहुत कमाल के कलाकार थे, लेकिन उसके बाद में कुछ आर्टिस्टों का इंडिया में MM हुसैन, इससे पहले आपने किनकी बात की? राम कुमार साहब। हाँ जी, राम कुमार जी। तो ये जो MM हुसैन साहब थे, उनका जो पेंटिंग बनाने का जो पैशन था कमाल का था। मैंने उनको पेंटिंग बनाते हुए देखा है, क्या मजे से, क्या शानदार तरीके से वो पेंटिंग बनाते थे, बहुत बढ़िया। क्या है। रामेश्वर बरोटा जी हैं, लक्ष्मी ये क्या नाम है, अंजिला मेनन जी हैं। तो ऐसे कई आर्टिस्ट हुए हैं बड़े अच्छे, बहुत अच्छा काम करते रहे हैं। तो उनको मतलब सल्यूट करना चाहिए हमें। और बाहर के भी आर्टिस्ट हुए, विंसेंट वैन गो हुए हैं, पिकासो हुए हैं, मार्सेल डुचाम्प हुए हैं जी। तो ये बड़े अच्छे काम करते रहे हैं। और उससे पहले मिंसी थे, माइकल एंजेलो मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है। तो इस तरीके से एक श्रृंखला है, बहुत हर आर्टिस्ट के अंदर कुछ वो कमाल करते। जैसे माइकल एंजेलो के मुझे उन्होंने स्कल्पचर भी बनाया, पेंटिंग भी बनाई, लेकिन मुझे स्कल्पचर ज्यादा अच्छे लगते हैं। पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं लगती। वो सही मानो स्कल्पटर ही थे। तो वो तो हर आर्टिस्ट के अंदर हुसैन साहब हैं, क्या बनाते थे,
वो उससे जरूरी नहीं कि मैं सहमत हूँ, लेकिन उनका जो पैशन था उससे मैं जरूर सहमत हूँ जी। जबरदस्त पैशन, काम कर देगा। हाँ। क्या बात है। तो ये हर आर्टिस्ट की क्वालिटी होती है। रामेश्वर बरोड़ा जी हैं, वो करते हैं जो काम, उस ठीक उनमें बहुत टाइम लग जाता है एक पेंटिंग में, लेकिन करते तो कमाल का काम करते हैं। अनिल जामेन जी हैं, कमाल करती हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसा ये है। सर आपने किसी पेंटिंग पे सबसे ज्यादा लंबा समय दिया हो? हाँ, आपने अपनी पेंटिंग पे? हाँ, ऐसा दिया है मैंने। एक तो एम एफ का पोर्ट्रेट जी, साहब का, जो बहुत माइन्यूट वर्क किया हुआ है जी, उसमें मैंने काफी समय दिया। लगभग उसमें मेरा महीना भर तो लग गया होगा। महीना भर उस पे काम कर रहे हो? छोटा सा पीस है ये? छोटा सा है, लेकिन उसको जो डिटेल देखें तब पता चलता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो तब पता चलेगा कि कितनी डिटेल है। और लेकिन ये पता नहीं चलेगा ये बनाया कैसे है। वो मेरा सीक्रेट है। मैंने अपने मतलब इस तरीके से वो रखा, ये पता चलेगा ऐसे चला कि ऐसे चला कि कैसे चला है। वो मेरी अपनी। हाँ। और उसके बाद और किसी पेंटिंग पे, कोई लार्ज स्केल पे पेंटिंग पे जिसको बहुत टाइम? एक पेंटिंग और बनाई मैंने, उसमें मेरा साल भर लग गया है जी। तो अब वो कुछ समय बाद सामने आएगी जी। क्या बात है। हम लोग स्वागत करेंगे उसका। बिल्कुल। और मुझे बड़ी पेंटिंग से याद आ रहा है सर, आपको प्रणब मुखर्जी साहब के साथ और कलाम साहब के साथ काम करने का मौका मिला। उनके साथ एक्सपीरियंस? कलाम साहब के अभी मैंने पोर्ट्रेट बनाया, मुझे राष्ट्रपति भवन से इन्विटेशन मिला जी, और मैं वहाँ पे गया 2006 में। 2006 में तो उनसे मिला, इतने शानदार, इतने अच्छे, इतने हम्बल, नम्र इंसान। मतलब राष्ट्रपति का पद भी छोटा रह जाता है उनके सामने। क्या बात है। वो इतने बड़े इंसान थे, बहुत प्रेमी और डाउन टू अर्थ, बिल्कुल बहुत ही अच्छे। मतलब उनसे मैं मिला, उनसे बातचीत हुई, उनकी पेंटिंग बनाई, कमाल। एक बड़ा मजेदार किस्सा है। जी, जी। राष्ट्रपति भवन में शो था, 2006 की ही बात है। तो जैसे कि होता है, एक हॉल होता है, एग्जीबिशन हॉल, उसमें जो इनॉग्रेशन के लिए वो रिबन लगा देते हैं, रिबन काटने पे उद्घाटन होता है, तालियां बजाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे हुआ राष्ट्रपति भवन में। तो कलाम साहब ने रिबन काटा, उसके अंदर गए, तो वहाँ पे सबसे पहले मेरी पेंटिंग लगी थी। उसमें एक पेंटिंग थी, एक 3 फीट बाय 4 फीट का कैनवास था। उसके ऊपर मैंने ऐसे बनाया था कि जैसे कोई कपड़ा है, ड्रेपरी बनी हुई है। हाँ, कपड़ा है और उसको लाल रंग की डोरी से उसको बांधा हुआ है जी। उसमें इतना इल्यूजन था, कलाम साहब को लगा कि अच्छा शायद ये इसका भी इनॉग्रेशन करना है। वो वहाँ पे गए और जब इनॉग्रेशन करने लगे, वहाँ पे हाथ लगाया तो कुछ भी नहीं, तो एकदम प्लेन। फिर उन्होंने ऐसे हाथ करके देखा, कुछ भी नहीं। तो एकदम जबरदस्त शौक, बिल्कुल जबरदस्त शौक लगा कि ये क्या। फिर जब हाथ लगाया देखा, फिर ये तो पेंटिंग, फिर उनको बताया गया कि ये पेंटिंग इन्होंने बनाई है। तो कलाम साहब बहुत खुश हुए, बहुत ही। फिर सर आपने कलाम साहब का पोर्ट्रेट भी बनाया, कैसे? हाँ, उसके बाद में फिर जब कलाम साहब को ये पेंटिंग बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा लगा, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि मैं उनका पोर्ट्रेट बनाऊंगा। अच्छा, उसी दिन? हाँ, तो राष्ट्रपति जो जितने भी होते हैं, तो हर राष्ट्रपति के 2 पोर्ट्रेट जरूर बना करते हैं, एक तो लाइफ साइज का और एक बस्ट के जितना। और बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। उनकी पहले मोल्डिंग की मैंने, कैमरा लेके गया, लाइट्स वगैरह लेके गया है, और इतना शानदार अच्छे तरीके से उनसे बातचीत हुई और बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने। मतलब इतने मैं बता नहीं सकता कि कितने बड़े इंसान बिल्कुल है। तो उनका आर्टिस्ट को लेके, आर्ट को लेके क्या विजन था? उनका हर चीज के लिए बहुत जबरदस्त एंथुसियाज्म था जी। बहुत ज्यादा एक उनके अंदर एक रोचकता थी, हर चीज को जानना चाहते थे। आर्टिस्ट लोगों को भी वो उनकी बातचीत को भी बड़े ध्यान से सुनते थे कि क्या है, कैसे है। मतलब वो बहुत जिज्ञासु और कद्र करने वाले इंसान थे। क्या बात है। और उनके बाद फिर आपने प्रणब मुखर्जी साहब का भी बनाया? फिर उसके बाद में 2014 में फिर मेरे पास फिर इन्विटेशन आया प्रणब मुखर्जी साहब का पोर्ट्रेट बनाने के लिए। तो फिर वहाँ पे गया मैं, उनसे मिला, उनको फिर लाइटिंग वगैरह सारा सेटअप किया, फिर उनका मैंने फोटोग्राफ खींचा। उनका बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे इंसान थे। क्या बात है। हाँ, तो उनको काम कैसा लगा बाद में? हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत पावरफुल लगा उनको। तो बढ़िया लगा। तो काम देखा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग काम है। हम लोगों ने लाइव भी जाके देखा है वहाँ पे। अच्छा, बहुत खूबसूरत काम है वो। हाँ, तो उसको बहुत पसंद आया। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है अच्छा हुआ है। ये बात तो है सर, आपकी जर्नी बहुत कुछ सिखाने वाली है। हम अगर बहुत एक एक पहलू को समझे, कैसे कैसे
हर एक स्टेज पे अपने आप को संभालना होता है। एज एन आर्टिस्ट लोग सपोर्ट करे ना करे फिर भी काम करना है, आगे बढ़ना है, हाँ। अपनी दृढ़निष्ठता को बनाए रखना है। और आपने वो मुकाम भी हासिल किए, आप अपने काम के जरिए हाँ। बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मिलना, उनको काम दिखाना, वो आपको वो प्रशंसक मिले जो आप चाहते थे और वो आप डिजर्व भी करते थे। तो ये सारी चीजें आपसे सीखने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए जो हमें मौका मिला है सर, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अभी हम शूट कर रहे हैं रात को 1 बजने वाले हो रहे हैं और इतना इम्पोर्टेंट टाइम आप हमें दे रहे हो सर, इसके लिए बहुत थैंक यू सो मच सर। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे सिलेक्ट किया इंटरव्यू के लिए जी। और इतना अच्छे तरीके से बातचीत की, इतने अच्छे कुछ क्वेश्चन पूछे, धन्यवाद उसके लिए सर। ये आप जैसे लिखते हो तो मेरा बड़ा मन था कि आपकी कुछ लिखी हुई चीज़ें सुनूं मैं आपसे। तो जैसे आपने बताया जीवन क्या है, ये आपने लिखा है, तो ये मैं सुनना चाहूँगा सर। ठीक है जी। इस कविता का शीर्षक है जीवन क्या है। जीवन क्या है? जीवन क्या है? एक सुख जिसे हमें पाना है, एक दुख जिसे हमें गंवाना है, एक आशा जिसके पीछे भागना है, एक आनंद जिसे हमें चाहना है, या एक पहेली जिसे हमें सुलझाना है। जी। जीवन है क्या? यह जीवन है या मृग मरीचिका? क्या? यह प्रश्न है या उत्तर? अंधेरा या उजाला? जीवन जीवन है या मृत्यु, या भ्रम अनंत समय के अंतर्गत कुछ क्षणों का? जीवन है क्या? क्या एक बोझ जिसे हमें ढोना है, या एक बीज जिसे हमें बोना है? इस अनंत का एक फूल जिसे कभी कुमलना है, या एक भूल जिसे अभी सुधरना है? क्या बात है सर। या एक मजाक जिसे हमें करना है, या एक बकवास जिसे हमें गुजरना है? हाँ, जीवन एक सिक्का है जिसके एक तरफ भ्रम है, भ्रम जिसे हमें खोना है, उसके दूसरी तरफ ब्रह्म है जिसे हमें पाना है। वाह। एक तरफ भ्रम है जिसे हमें खोना है, एक तरफ ब्रह्म है, एक तरफ तो माया है जिसे हमें खोना है, दूसरी तरफ परम सत्य है जिसे हमें पाना है। बहुत खूब लिखा है सर ये, और सच में इसका टाइटल जो है, शीर्षक है, ये पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो आप इसमें। बहुत अच्छा। ये ओवल आर्ट स्टूडियो, जी सर, जो ये अभी नया चैनल शुरू हुआ है जी, तो ये बहुत अच्छा है वो, और बहुत सही तरीके से चल रहा है। अच्छा यूँ है क्योंकि इसके अंदर एक तो ज़बरदस्त एनर्जेटिक जो युवा हैं, जी सर, और युवा भी पॉजिटिव दिशा की तरफ जाते हुए, कुछ क्रिएशन की तरफ को जाते हुए, और ये इसमें ओवल आर्ट के थ्रू ये कर रहे हैं। तो ये और अलग इस तरह पे बहुत सारे आर्टिस्ट लोग इंटरव्यू आ रहे हैं सामने, तो ये समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। और उससे इनको भी, नए आर्टिस्टों का भी और पुराने आर्टिस्टों को भी देखने का मौका मिलेगा, उनके बारे में जानने समझने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरी यूनिट के लिए, पूरी टीम के लिए। जी सर, आपको बारंबार नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।